दोस्तों इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड द्वारा जारी क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के ऑफिशियल मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी विषय के कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है मॉडल पेपर का, तो जाकर जरूर वीडियो देख लीजिएगा। मॉडल पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सभी विषय के मॉडल पेपर का मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आपको क्या है, वीडियो कंप्लीट देखना है और आपकी क्या है कंप्लीट मॉडल पेपर की तैयारी हो जाएगी। अलग से आपको ज़्यादा मेहनत या प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल मैं आपको मॉडल पेपर के सॉल्यूशन बताऊं, आपको मॉडल पेपर का उद्देश्य क्या रहने वाला है कि हमें एक एक टॉपिक को समझना है कि इससे आपको क्या पेपर पैटर्न पता चल जाएगा। साथ ही आपको जब इस क्वेश्चन को जब पेपर को सॉल्व करें तो आपका क्या माइंड सेट रहना चाहिए, उसकी भी हम दोस्तों बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले दोस्तों हमारा सेक्शन ए आएगा इंग्लिश में, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका अनसीन पैसेज रहने वाला है। ओके, जिस तरीके से आपको पेपर पैटर्न का आप हमेशा पूछते हैं, जिन विद्यार्थियों को पेपर पैटर्न पता नहीं है उनको आपको क्या है वीडियो देखने के बाद कंप्लीट पेपर पैटर्न पता चल जाएगा, किस नंबर के क्वेश्चन में कौन सा हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, और उसका आंसर आपको किस तरीके से देना है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अनसीन पैसेज रहेगा, 10 नंबर का रहने वाला है। 10 MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना है अनसीन पैसेज को पढ़कर। ओके, देखिए 10 में से आपके 2 से 3 तो आपके ग्रामर से संबंध रहेंगे, जैसे किसी शब्द का आपसे क्या है नाउन पूछ लिया जाए, एडजेक्टिव पूछ लिया जाए, तो ये सब आपका रहता है ग्रामर संबंधित। जो 6, 7, 8 क्वेश्चन होंगे आपके वो इसी से संबंधित आपके रहते हैं, तो उसको पढ़कर आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको एग्जाम में जब सॉल्व करना स्टार्ट करें इसे, तो आपको करना ऐसा नहीं करना है कि श्रम से स्टार्ट हो गए, एक एक लाइन पढ़ा उसका अर्थ निकालने बैठ जाए, ऐसा आपको नहीं करना है। हाँ, 1 से 2 लाइन पढ़िएगा और समझिएगा कि किस टॉपिक की इसमें बात हो रही है, मैंने ये किस टॉपिक पर, ये हमारा अनसीन पैसेज है। ओके, ये आपको समझने का प्रयास करना है 1-2 लाइन पढ़कर, फिर डायरेक्ट आपको क्या है क्वेश्चन आंसर में आपको चले जाना है, फिर उसको क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, फिर आपको क्या है आंसर ढूंढना है। इस तरीके से आपको करना है। ओके, और अनसीन पैसेज दोस्तों आपको क्या है प्रैक्टिस पर डिपेंड रहने वाला है। जितने अच्छे से आप क्या है ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अनसीन पैसेज, उतना आपका क्या है क्लियर होते जाएंगे, अपने आप आपको क्या है ट्रिक समझ में आती जाएगी, कैसे हमें क्या है ढूंढना है और कैसे इसको पहचानना है। ओके, तो ये आपको क्या है प्रैक्टिस पर डिपेंड रहने वाला, स्वयं इसको आपको क्या है लगातार अभ्यास करती जाइएगा। अभी तो मैं आपको क्या है क्रम से आपको अनसीन पैसेज आपके पास होगा ही, मॉडल पेपर की PDF आपने पहले ही डाउनलोड कर ली होगी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ किस प्रकार से आपको सभी विषय के मॉडल पेपर की PDF डाउनलोड करके रखना है। तो आपके जो 5 मेन सब्जेक्ट है सभी विषय के मॉडल पेपर की PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ ही प्रिंट आउट निकाल कर रखिएगा और प्रैक्टिस आपको करना है। ओके, तो चलिए मैं आपको क्रम से सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। ओके, कि इसका राइट सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। बाकी दोस्तों अब कैसे इनका आंसर निकाला वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, वो आपको स्वयं यहाँ से क्या है प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करिएगा। ओके, देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है, इसका राइट आंसर होगा A नंबर का। ओके, आगे देख लेते हैं। अब मैं आपको एक क्यों नहीं बता रहा हूँ किस लाइन में इसका आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि भी आपको ये स्वयं अभ्यास करना है। जो आपके लिए है वो मैं आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ, बाकी जो समझाने वाले टॉपिक होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। और इसलिए ज़्यादा डिटेल्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो सेम आपका मॉडल पेपर में आया है ऐसा तो नहीं यही आपका क्या है बोर्ड एग्जाम में एज इट इज रखा मिल जाए, कुछ आपका अलग होगा। तो इसलिए अभ्यास पर डिपेंड रहने वाला है, स्वयं प्रैक्टिस करिएगा। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप इसका क्लियर हो जाए। दूसरे का दोस्तों आपका A नंबर का राइट आंसर होगा। तीसरे का दोस्तों आपका क्या राइट आंसर रहने वाला है, तीसरे का दोस्तों आपका राइट आंसर उसमें हो जाएगा, इसमें भी आपका A नंबर का रहेगा आंसर। ओके, फिर हमारा जो चौथा क्वेश्चन है इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर रहने वाला है हाईवे लेंसेज। नेक्स्ट, अब देखिए ये आपका ग्रामर से संबंधित पूछ लिया जाए, हमें नाउन फॉर्म बताना है इसका, तो इसका आपका नाउन फॉर्म हो जाएगा। इसका दोस्तों आपका नाउन फॉर्म रहने वाला है ये वाला। ओके, अनसिस्टेबिलिटी वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके 6वें में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर का, टू ऑर्गेनाइज आवर लिव्स। फिर इसमें भी देखिए डेंजर्स कम का क्या है, डेंजर कम से नाउन फॉर्म इसमें भी पूछा जा रहा है। देखिए ग्रामर वाले ही आपका जाता है, तो ग्रामर इसमें मैंने यही आपका आती है अक्सर कि इसका नाउन फॉर्म बताएं, एडजेक्टिव फॉर्म बताएं। तो नाउन और एडजेक्टिव कैसे आपको फाइंड करना है इसकी आपको क्या है जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये भी आपको यहाँ से नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें आपका क्या है डेंजर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका B नंबर का, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर वी कैन एंजॉय लाइफ वाई। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा C नंबर का। ओके, वाई अवॉइडिंग स्ट्रेस एंड प्रेशर। ओके, अगर हमें क्या है अगर हमें जीवन में क्या है आनंदित रहना है तो हमें अवॉइड करना पड़ेगा जो हमारी जो चिंताएं रहती हैं उनको। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पैसेज विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका D नंबर का। ओके, सेल्फिशनेस हो जाएगा।
तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट अनसीन पैसेज। अब मैंने आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया है कि इसका आंसर आपको कैसे कहाँ मिलेगा, वो आपको स्वयं क्या है ढूंढने का प्रयास करना है और समझिएगा कि इसका आंसर ऐसा है तो क्यों है। ओके, अब आगे देख लेते। अब दोस्तों आ जाता है हमारे सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहने वाला है नोट्स मेकिंग वाला। 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको एक टाइटल बताना है और नोट्स मेकिंग करना पड़ता है। टाइटल लिखेंगे 1 नंबर, नोट्स मेकिंग के रहते हैं आपके 3 नंबर। इस प्रकार से टोटल आपका 4 नंबर का नोट्स और टाइटल में आपका टाइटल नोट्स मेकिंग आता है। चलिए क्रम से देख लेते हैं कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए पहले तो आपको टाइटल पहचानना है। टाइटल मतलब इसका शीर्षक, जो भी आपको पैसे दिए इसका क्या शीर्षक है। शीर्षक यानी किस टॉपिक की बात हो रही है। ओके, जो टॉपिक की बात हो रही है वही आपका क्या टाइटल बन जाएगा। तो आपको समझना है, 1-2 लाइन पढ़िए, पूरा एक लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 2 से 3 लाइन पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिए किस टॉपिक की बात हो रही है। ट्री की बात हो रही है, ओके, योगा की बात हो रही है कि लाइफ की बात हो रही है, ओके, किस टॉपिक की बात है, बुक की बात हो रहती है। तो यहाँ इससे हम देखते हैं। तो अब शब्द पकड़िए, ज़्यादा आपको अर्थ निकालते नहीं बढ़ रहा है तो शब्द पकड़ने का प्रयास करिए। Violence has played a great part in the world's history. It is today playing equal importance. आगे देख लीजिए, क्रम से आप देख लीजिए तो वायलेंस की बात हो रही है यहाँ। ओके, एट वायलेंस, इसके बाद रेस्ट देख सकते हैं तो वायलेंस। तो मैन आप यहाँ देख रहे हैं तो वायलेंस शब्द आपको यहाँ मिल रहा है। तो वायलेंस एंड नॉन वायलेंस, ये 2 शब्द आपको मिल रहे हैं। ओके, हिंसा की बात हो रही है मैन, तो वही यही आपका क्या टाइटल हो जाएगा। तो जिस टॉपिक की बात हो वही आपका क्या टाइटल हो जाएगा। ओके, जरूरी नहीं कि टाइटल आपका क्या है कोई फर्क इसका आदर्श उत्तर हो। ओके, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से टाइटल लिख सकता है, अगर उससे लगभग मैच होता है तो टीचर क्या है नंबर अक्सर दे देते हैं। ओके, फिर आती है नोट्स मेकिंग की बात। तो नोट्स मेकिंग आपका 3 नंबर के एक पार से रहेगा। 4 नंबर का है, 1 नंबर टाइटल का, 3 नंबर बच रहे हैं वो आपके नोट्स मेकिंग रहते हैं। तो कम से कम आपको नोट्स मेकिंग 3 पॉइंट तैयार करने हैं। नोट्स मेकिंग में आपको फॉर्मेट का जरूर ध्यान रखना है, हेडिंग और सब हेडिंग बनाना है। ओके, अब मैं आपको पहले फॉर्मेट बता देता हूँ, लिखना का तरीका क्या रहने वाला है उसको आपको समझना है। आपको डालना आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, यही आपका आपकी अपनी आंसर शीट में लिखना है। इसके बाद टाइटल लिखना है। ओके, जिस तरीके से आपको एग्जाम में करना चाहिए मैं उसको आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, मॉडल पेपर का हमारा उद्देश्य ये है कि हम क्या है तरीका समझे और क्वेश्चन को समझे किस तरीके से हमें एग्जाम में करना चाहिए। टाइटल इस प्रकार से लिख लेना है। तो टाइटल आपका हो जाएगा वायलेंस एंड नॉन वायलेंस। ओके, उसी की बात यहाँ हो रही है। फिर नोट्स मेकिंग करनी पड़ती है, तो हेडिंग और सब हेडिंग के तरीके से आपको बनाना है। ओके, डायरेक्ट आपको लाइन नहीं लिखनी है। ओके, क्लास 12th में है तो जो नोट्स मेकिंग का फॉर्मेट है वही आपको उपयोग करना है। तो इसमें आपको 3 नंबर का, तो कम से कम आपको क्या है 3 हेडिंग बनानी है। जैसे यहाँ तो मैंने देखिए 5 आपको हेडिंग दी है। ओके, लेकिन आपको क्या है 3 कम से कम हेडिंग बनानी है। 3, 4, 5 फिर बना सकते हैं आप जितना चाहे। ओके, लेकिन कम से कम आपको 3 जरूर हेडिंग बनानी है। हेडिंग आपको लिखना है और उसके अंतर्गत हर हेडिंग के अंतर्गत आपको कम से कम क्या है 2 सब हेडिंग बनानी है। 1.1, 1.2, 1.3 इस प्रकार से करके, फिर दूसरा पॉइंट, फिर 2.1, 2.2, 2.3। और एक बात को और ध्यान रखना है कि जो आपकी हेडिंग रहेगी वो एक ही लाइन में देखिए दिख रही है और सब हेडिंग रहेगी वो एक ही लाइन में आपकी रहनी चाहिए। सब हेडिंग देखिए अलग दिख रही है, हेडिंग अलग ही दिख रही है और उस हेडिंग को थोड़ा क्या अंडरलाइन किया गया है। तो इस तरीके से आपको क्या है नोट्स मेकिंग का ये फॉर्मेट लिखने का तरीका इस प्रकार से रहने वाला है। ओके, अब अगर आपसे क्या अर्थ निकालते बनता है तो बहुत सिंपली तरीके से आप क्या कर लेंगे। अर्थ निकालते नहीं बन रहा है आपको एक लाइन का, तो क्या किस तरीके से आपको करना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर एक हमें हेडिंग बनानी है, हमारे लिए तो एक लाइन लाएगी, एक हेडिंग बनानी है, तो हम उसके में क्या चाहिए 3 पार्ट चाहिए। तो हेडिंग बनानी पड़ेगी 2, हमें उसके क्या है सब हेडिंग बनानी है। 1 हेडिंग 2 सब हेडिंग। ओके, तो यानी टोटल 3 पार्ट चाहिए। तो कोई भी आपको एक मेन लाइन उठानी है जो आपको समझ में आ जाए। जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक उठा लेते लाइन। ओके, वायलेंस हैज प्लेड अ ग्रेट पार्ट से लेकर यहाँ तक हमने लाइन उठा ली है। अगर आपसे अर्थ निकालते नहीं बनना तब ये आपको क्या है उपयोग करना है इस तरीके का। फिर इसके आपको क्या है 3 पार्ट करने हैं, जिसके आगे का जो पार्ट होगा वो हेडिंग, बाकी 2 जो पार्ट बचेंगे वो आपकी सब हेडिंग उससे बना दीजिएगा। तो वायलेंस हैज प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन द ग्रेट वायलेंस हैज प्लेड, बस इतना आपकी हेडिंग हो जाएगी। फिर सब हेडिंग बनाना है ग्रेट पार्ट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये 1.1 हो जाएगा। तो 1.2 यानी दूसरा सब हेडिंग बनाना पड़ेगा। दूसरा यहाँ से आपको क्या है पॉइंट उठा लेना है। ओके, प्लेइंग एन इक्वल इंपॉर्टेंस पार्ट्स एंड प्रोबली इट कंटिन्यू, यहाँ तक आप क्या कंप्लीट पूरा बना सकते हैं दूसरी सब हेडिंग। इस तरीके से आपको करना है। अगर आपसे अर्थ निकालते नहीं बना और थोड़ा बहुत भी आपको बेसिक अर्थ निकालते बनना तो फिर इस प्रकार से आप क्या है समझ के आधार पर बता सकते हैं। जैसे वायलेंस इन लाइफ है, वायलेंस हैज़ बीन बिग पार्ट ऑफ हिस्ट्री, लाइन वही उठाई गई है लेकिन थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सेट करके लिखा गया है। अगर आपसे अर्थ निकालते बनना थोड़ा बहुत इंग्लिश बनती है, नहीं बन रहा है बिल्कुल भी तरीके से डायरेक्ट आपको लिखना है तो जो मैंने आपको तरीका बताया इस प्रकार से, एक आपको 20 से इसी बार से एक बड़ी सी लाइन उठाइएगा, उसके 3 पार्ट करिएगा, एक हेडिंग 2 सब हेडिंग बनाइएगा। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इसके बाद इसी बार से लास्ट में आपको देखना है, लास्ट वाली लाइन से पकड़िएगा, उसकी 3 हिस्से करिएगा, हेडिंग सब हेडिंग। ओके, अब तरीका सही नहीं है लेकिन अगर बिल्कुल तरीके से नहीं बनना तब मैं आपको कंडीशन यहाँ बता रहा हूँ। बाकी फिर आपको क्या है इस
प्रकार से बनाने चाहिए नोट्स। ओके, अगर आपसे अर्थ निकालते बनना है, वाई वायलेंस इज बैड, डिफरेंस यूज ऑफ वायलेंस, अवॉइडिंग वायलेंस, रियल नॉन वायलेंस, इस तरीके से जो असली तरीका होना चाहिए, असली लिखने का फॉर्मेट होना चाहिए, इसलिए रियल अच्छे से नोट्स बनेंगे वो उस तरीके से आपके रहने चाहिए। अगर नहीं बना तो मैंने आपको तरीके ही बता दिए। ओके, तो ये आपको ये तरीके जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉडल पेपर की सहायता से आप क्या है उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो आई होप दोस्तों आप क्या है नोट्स मेकिंग का सिस्टम समझ गए होंगे। आगे मैं आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराऊंगा, तो और मैं आपको क्या है अलग अलग पैसेज लाऊंगा और उनकी क्या है तैयारी कराऊंगा और आपको क्या है इसके समझाऊंगा। ओके, अब इसके बाद दोस्तों हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होगा, राइटिंग वाला, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 आपको मिलेगा उसमें आपके 3 टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस या पोस्टर। इस तीसरे नंबर क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, इन 3 टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक से क्वेश्चन आपके बन के आएंगे, उसमें भी से आपको क्या है एक करना पड़ता है। जैसे यहाँ दोनों क्वेश्चन दिए, पहले क्रम से दिखते हैं। यू आर नकुल सेघल, यू वांट टू सेल हाउस होल्ड आइटम्स। ओके, हाउस होल्ड गुड्स, आप क्या है आप अपने पूरा घर के जो घरेलू वस्तुएं उसे बेचना चाहते हैं, तो आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ओके, ये हो जाता है आपका एडवर्टाइजमेंट के लिए। चलिए पहले हम इसे समझ लेते हैं, क्रम से क्वेश्चन देखते जाएंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ दूंगा, फिर उसका सॉल्यूशन समझा दूंगा, फिर अगला क्वेश्चन इसी पार से हम करते जाएंगे। चलिए इसे समझ लेते हैं किस प्रकार से आपको बनाना है। एडवर्टाइजमेंट बनाने का तरीका आपका क्या रहने वाला है कि आपको पहले क्या है पूरा आपको लिखना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको लिखना है सबसे पहले कॉपी में, क्योंकि जिस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है पूरी उसी की हम बात कर रहे हैं। फिर आपको क्या है लाइनें खींचना है। पहले तो आप देख लीजिए इस तरीके से बना गया है, ये पूरा इस तरीके से बना हुआ है। तो आपको क्या है करना है, लाइन खींचना स्टार्ट करिए, इस साइड की लाइन खींचना है, इस साइड की और इस साइड की भी खींचना है। नीचे की जो सबसे लास्ट लाइन होगी इसको पहले से मत खींच के रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या छोटे अक्षर में लिखते हैं, कोई बड़े अक्षर में लिखता है, क्योंकि कोई फैला के लिखेगा, कोई सकरा लिखेगा, अपने अपने तरीके से लिखते हैं, इसलिए पता नहीं आप कितना लंबा जा रहा है कितना छोटा आप लिख रहे हैं, इसलिए आपको नीचे की लाइन नहीं खींचिएगा, किनारे की लाइन खींच के रखिएगा। फिर आपको क्या करना है, ये सभी बहुत ज़्यादा छोटी बातें हैं, नॉर्मल आपको सीधे यही बता दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में आप बनाने बैठेंगे तो आपको क्या है बता दिया जाए बॉक्स बनाओ। आप पहले से बॉक्स बना के बैठ गए और बाद में पता चला कि आपको 2-3 लाइनें और लिखना है, लेकिन आपका बॉक्स ही छोटा पड़ गया है, तो फिर आपको क्या है भद्दा लगेगा। फिर आप आगे कैसे, अगर आपने पहले से पेन से लाइन बना दी है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके, यानी पूरा पेज बर्बाद हो जाएगा आपका और दोबारा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए ये सब बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो अब आपको एडवर्टाइजमेंट हेडिंग डालनी है, एडवर्टाइजमेंट बनना है, इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट हेडिंग डालनी है। फिर लिखना है आपको टाइटल, जिस पे टॉपिक बना रहे हैं, तो फॉर सेल हाउस होल्ड थिंग्स। ओके, यानी घरेलू वस्तुएं बेचने के लिए हम क्या है, या आइटम शब्द यूज किया जा रहा है तो आइटम लिख दीजिएगा, हाउस होल्ड आइटम्स, हाउस होल्ड थिंग्स। ओके, या हाउस होल्ड गुड्स भी लिखा जा सकता है, यानी घरेलू वस्तु बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं। अब घरेलू वस्तु क्या होता है हमारा, जो टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी, ये सब हमारी क्या घरेलू वस्तु है। तो भाई उसमें से आपको क्या है 4-5 आइटम के नाम बता देने हैं। अब नाम बताना तो उनकी कंपनी बताइएगा, उनकी एक क्वालिटी बताइए। जैसे फ्रिज है एलजी कंपनी का 280 लीटर है, वॉशिंग मशीन है बजाज कंपनी की ऑटोमेटिक वाली है, टीवी सैमसंग का है, कूलर तूफान कंपनी का है, एसी एलजी कंपनी का, इस प्रकार से आपने मेंशन कर दिया है। फिर आपको लिखना है ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन, जितनी भी जो वस्तुएं हैं बहुत अच्छी तरीके से क्या है सही है, मतलब पूरी जितनी भी वस्तु है बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति ये लाइन पढ़ेगा तो उसके मन में आएगा जब इतनी सब चीज़ें हैं और अच्छे तरीके से चल रही हैं तो कोई व्यक्ति क्यों बेचना चाहता है। तो फिर आपको नेक्स्ट लाइन ऐड करनी है, ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, जो मालिक है वो विदेश जा रहा है। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया जा रहा है अनादर सिटी, कई बार लिख कर आ जाता है कि आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया है, इस टाइप की लाइन ऐड कर दी जाती है, तो फिर आपको लिखना है अनादर सिटी, ऑनर इज गोइंग टू अनादर सिटी, जो मालिक है उसका जो क्या है वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए वो क्या है सब चीज़ों को बेचकर जाना चाहता है। फिर काउंट नंबर आपको देना है, ये 20 की लाइन खींचना चाहे तो खींच सकते हैं, बाकी आप डायरेक्ट आपको इस तरीके से लिखना है। ओके, और ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने तो यहाँ स्केच पेन का यूज कर दिया, लेकिन आपको क्या है ब्लैक पेन का यूज करना है, तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट है। काफ़ी सिंपल मैंने दिया हुआ है। ओके, और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका पूरा जो एग्जाम की कॉपी होती है उसका पूरा पेज भर जाएगा आराम से। ओके, नहीं तो आप गाइडों के में देखेंगे तो छोटा सा इतना सा आपका दे दिया जाता है, तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि किस प्रकार से हम इतनी बड़ी कॉपी रहती है उसमें किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। तो ये तरीका आपका रहने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को आप देखने के बाद आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा, कैसे एग्जाम को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन की एक ही वीडियो में हम क्या है मतलब मिक्स करके, जैसे कुछ एक प्लेलिस्ट होती है जिसमें हर प्रकार के गाने मिक्स होते हैं, सेम इसी प्रकार से ये वीडियो है जिसमें हर टॉपिक को हम क्या है पढ़ते जा रहे हैं और को समझते जा रहे हैं शॉर्ट में। ओके, नेक्स्ट है अथवा में कि रोहित रजक हैं, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। ओके, स्कूल का नेम दिया हुआ है, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, आपको क्या है कि स्कूल बैग मिल गया है। ओके, स्कूल के प्ले ग्राउंड में, तो आपको एक नोटिस बनाना है
एक लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, जिसमें आपको बताना है कि आपको स्कूल बैग मिला हुआ है, तो मैं देना चाहता हूँ, जिसका भी भैया वो ले जाए। उसके लिए आपको क्या बनाना है, एक नोटिस बनाना है। अब कई बार क्या होता है कि यही स्वयं लाइन आ जाती है, लिख दिया जाता है कि नोटिस बनाइए, लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस बनाइए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा। देखिए क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से आ जाता है कि सेम वही रहेगा, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग इन द प्लेग्राउंड ऑफ योर स्कूल। बिल्कुल सेम वही है, नोटिस बनाइए और लिख आएगा कि लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस बनाइए। तो किस प्रकार से बनाना है, इसमें भी आपको बॉक्स बनने वाला है। इस प्रकार से आप देखिए, इसका आंसर पहले आप देख लीजिए, इतना इस प्रकार से आपको बनाना है। ओके, ये आपका रहने वाला है। नोटिस में दोस्तों आपको सबसे पहले स्कूल का नेम लिखना पड़ता है, तो वही स्कूल का नेम देखिए जो आपके क्या क्वेश्चन में दिया हो। ओके, जैसे अभी हमें स्कूल का नेम यहाँ दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, गवर्नमेंट HSS हायर सेकेंडरी स्कूल कोलारस। ओके, तो वही आपको सेम यहाँ लिखना पड़ेगा, जो भी दिया है वही लिखिए। नहीं दिया है तो फिर आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, मतलब कोई भी स्कूल का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिया है तो वही आपको लिखना है। ओके, क्वेश्चन में जो दिया है वही आपको लिखना है। फिर आपको नोटिस हेडिंग डालनी है, फिर इसके बाद आपको डेट डालनी है, फिर आपको लिखना है टाइटल। अब जैसे यहाँ टाइटल है जिस वाले क्वेश्चन लॉस्ट एंड फाउंड का, लॉस्ट एंड फाउंड लिख लिया। अब यहाँ क्वेश्चन में लॉस्ट एंड फाउंड की कोई मतलब लॉस्ट शब्द का यूज ही नहीं हो रहा, केवल फाउंड की बात हो रही, तो आपको यहाँ लिख सकते हैं फाउंड फाउंड फाउंड, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और ये साइन बना सकते हैं, फाउंड 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 करके लिख सकते हैं, यानी फाउंड बस आप मेंशन करिए। ओके, लॉस्ट फाउंड लिखा तो लॉस्ट फाउंड मेंशन कर दीजिए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को क्या है, वही क्वेश्चन है, लेकिन कई बार लिख दिया जाता है अलग अलग तरीके से, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो मैं हर तरीके से बता रहा हूँ। फाउंड बस लिख कर आ रहा, फाउंड बस की बात है तो फाउंड फाउंड लिख दीजिएगा। लॉस्ट एंड फाउंड लिख कर आ रहा है तो लॉस्ट एंड फाउंड आपको टाइटल मेंशन कर देना है। बाकी थ्योरी तो वही आपकी रहने वाली, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन एक बार से क्या है लिखा बताना है आपको कि आपको स्कूल बैग मिला है, तो आपको बताना है आप ब्लैक कलर स्कूल बैग विथ येलो स्ट्रिप्स यानी वो उसमें चैन वगैरह होती हैं बैग में, आप जानते हैं, तो उसको कहा गया है कि एक हमें ब्लैक कलर का क्या है स्कूल बैग मिल गया है, जिसमें येलो कलर की वो क्या है चैन वगैरह लगी हुई है। इट हैज़ बीन फाउंड इन द स्कूल प्ले ग्राउंड यस्टरडे, ये क्या है हमें कल मिला हुआ है स्कूल प्ले ग्राउंड में। द वन हु हैज़ लॉस्ट इट कैन कम एंड कलेक्ट इट फ्रॉम द स्कूल ऑफिस ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। क्या बताया जा रहा है कि जिस भी व्यक्ति का ये गुम हो गया है, जिस बच्चे का गुम हो गया है, वो कलेक्ट कर सकता है, ले सकता है। कहाँ से ले सकता है, स्कूल के जो ऑफिस है वहाँ से ले सकता है। कब ले सकता है, जब स्कूल का ये क्या समाप्त हो जाए। ओके, स्कूल समाप्त हो जाने के बाद, इस समय समाप्त हो जाने के बाद स्कूल के ऑफिस से ले सकता है, ये बताया जा रहा है। फिर एड्रेस दे दिया गया है। ओके, इसके साथ ही एक लाइन और मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्या है उसकी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी स्कूल बैग की। ओके, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाए उसके आंसर देने पड़ेंगे, वास्तव में आप ही का है कि नहीं है, इसको भी पहचाना जाएगा, तभी आपको स्कूल बैग दिया जाएगा। फिर आपको अपना नाम और क्लास लिख देना है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, और भी एक दो लाइन ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, वो सेट आप कर सकते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे किस बारे का लिखना है, फॉर्मेट भी काफ़ी हद तक आपको क्या समझ में आ गया होगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो चौथे नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, वो दोस्तों आपका लेने वाला लेटर का। ओके, लेटर राइटिंग देख लेते हैं। एक आपका फॉर्मल रहेगा, एक इनफॉर्मल रहेगा। तो राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मल्फिकेसिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। आपको अपने जिला के कलेक्टर को एक पत्र लिखना। जितने भी देखिए क्वेश्चन है यहाँ, सब क्वेश्चन आंसर भी हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आपका, ये सब ऑलरेडी अपने जो कोर्स में अगर आपने ज्वाइन करके रखे हुए तैयारी की है तो सब उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, आसानी से आपको बन जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ वो अपने क्या नोट्स से बता रहा हूँ। तो अगर आपको क्या तैयारी करना बेहतरीन तरीके से, पूरा मेरा PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं नोट्स का, तो आपको करना है प्ले स्टोर से अनुरागा स्टडी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस ब्रह्मास्त्र बैच, कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच है, और आर्ट के स्टूडेंट है तो आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, इससे क्या फायदा होगा कि आपकी पांचों सब्जेक्ट का आपको क्या मटेरियल मिल जाएगा, पांचों सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी आप अलग से इंग्लिश का कोर्स लेना चाहते हैं, हिंदी का कोर्स लेना चाहते हैं, या जिस सब्जेक्ट की स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं तो उसका स्पेशल कोर्स भी है, वो भी आप ले सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, कंप्लीट आपको क्या मटेरियल मिल जाएगा, फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आसानी से आपको तैयारी कर सकते हैं। ओके, ऑलरेडी सब मटेरियल क्या नोट्स में दिया हुआ है। क्या बताया जा रहा है कि आपको अपने कलेक्टर को एक पत्र लिखना है, जिसमें जो सरकारी अस्पताल है हमारा उसमें अव्यवस्था फैली हुई है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसके बारे में आपको बताना है। तो उसके लिए आपको क्या है एक लेटर लिखना है। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको एड्रेस डालना है। ओके, जो भी आपको क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है उसे आपको लिखना है। अब यहाँ देखिए हम तो कोई हमें एड्रेस नहीं दिया हुआ, तो फिर अपने हिसाब से आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर आपको एड्रेस, आपको डेट लिखनी है, एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर आपको यहाँ स्टार्ट करना है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का नाम। अब यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट का कुछ हमें यहाँ मेंशन नहीं की, तो कुछ भी आप फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं जहाँ से भी हो आप। ओके, सब्जेक्ट आपको लिखना है अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मल्फिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वो कॉपी पेस्ट कर देना है, ऐसा नहीं कि आपको एकदम मल्फिकेशन की या फैसिलिटीज़ की स्पेलिंग याद नहीं होती तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन से आपको क्या कॉपी पेस्ट कर देना है। फिर आपको रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द लैक फैसिलिटीज एंड मल्फिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं आपका ध्यान
जो सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था फैली हुई है, गंदगी फैली हुई, उसकी ओर करना चाहता हूँ। देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स एंड 3 नर्स इन द हॉस्पिटल। सरकारी अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, लेकिन इतने बड़े अस्पताल में केवल क्या है, 2 डॉक्टर है, 3 तो केवल नर्स हैं। दे डू नॉट अटेंड हॉस्पिटल रेगुलरली। देखिए गिनती के पहले वहाँ 2 डॉक्टर है, 3 नर्स है, वो भी क्या है, रेगुलर नहीं आते हैं। द नर्स डू नॉट अटेंड द पेशेंट प्रॉपरली। जो नर्स है वो भी क्या है, जो पेशेंट को अच्छे तरीके से नहीं देखती है। ओके, तो ये हमने बता दी, अव्यवस्था बता रहे। ओके, देयर इज नो सोनोग्राफी मशीन इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इतना बड़ा, लेकिन यहाँ कोई भी क्या है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है। तो इतनी जो हमने 2-3 बातें बताई, इससे समझ में आ गया जो सरकारी अस्पताल है, बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैली हुई है। गंदगी का भी यहाँ वर्णन करना है, क्योंकि वो भी हमें क्या बताया जा रहा है। लिख दिया है द बेडशीट डू नॉट क्लीन टाइमली। और जो यहाँ की जो बेडशीट है वो भी क्या है, समय से साफ नहीं होती है। तो ये आप इस पार से कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको बताना है, हैंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट द मैटर सो दैट पीपल में गेट गुड फैसिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ओर आप क्या ध्यान दें इस मैटर पर, ताकि जो जनता, जो सरकार की जो योजना है, जनता को उसका फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच, योर फेथफुली। फिर आपको नाम लिख देना है। ओके, तो इस प्रकार से आपको करना है। तो ये आपका रहने वाला बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से दिया हुआ है, आसानी से आप क्या तैयार कर सकते हैं। 1-2 बार आप लिखेंगे तो तैयार हो जाएगा। और सिंपल सेंटेंस का इसमें यूज किया गया कि लगभग आपकी स्पेलिंग क्या है, सबकी बनती होगी। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अथवा में है क्वेश्चन, राइट अ लेटर योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम स्टडी इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर अपकमिंग एनडीए एग्जाम। आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, जिसमें आपको उसे कहना है कि क्या 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 कहना है कि एनडीए एग्ज़ाम, आने वाला जो एनडीए एग्ज़ाम होने वाला जो एनडीए एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी के लिए वो इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज, रीजनिंग वगैरह सब्जेक्ट क्या है अच्छे से तैयार करें। उसके लिए आपको क्या है, एडवाइस देनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं। कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया था। ओके, कि क्या लिख दिया जाता है कि कहा जाता है कि आपका जो यहाँ एनडीए एग्जाम की जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आ जाता है। ओके, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में भी आया था आपका। इसमें आपको क्या करना है, एड्रेस लिखना है, जो भी आपको एड्रेस दिया हुआ है। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिया है तो फिर आपको वही लिखना है, नहीं दिया है तो अपने से आपको लिखना है, फिर डेट डाल देनी है। फिर आपको लिखना है डियर फ्रेंड। ओके, जो भी फ्रेंड का आपको नाम यहाँ लिख सकते हैं, डियर फ्रेंड वंदना। फिर आपको लिखना है आई एम फाइन हेयर एंड होप। ईजी आई लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले लाइन आपको स्टार्ट करनी है, आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। मैं खुश हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ खुश हो के भगवान की कृपा से उस पार सके। फिर लिखना है आई एम ग्लैड टू नो दैट यू हैव 12th पास विद वेरी गुड मार्क्स। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई यही बात जानकर कि तुमने क्या क्लास 12th पास कर लिए अच्छे नंबर से। यू आर क्वाइट एंड फोकस गर्ल एंड यू हैव डिसाइडेड टू सिट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, तुम क्या बहुत ज़्यादा शांत और एकदम फोकस गर्ल। ओके, यू हैव डिसाइडेड टू सिट, और तुमने क्या डिसाइड कर लिया कि अब तुम्हें क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है। और आपके यहाँ क्वेश्चन में एनडीए एग्जाम कहा जा रहा है, तो आपको यहाँ एनडीए एग्जाम सेट कर देना है। आई वुड जस्ट लाइक टू एडवाइज यू टू यू पे स्पेशल अटेंशन इन इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। ओके, और तुम्हें क्या अब यही आपको सलाह देनी है, एडवाइस देनी है। तो एडवाइस देना है कि अपने स्पेशल फोकस करें किसमें, जो आपका इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, इन सभी सब्जेक्ट में। रीड न्यूज़पेपर डेली, दिस विल इंक्रीज योर नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। ओके, डेली का न्यूज़पेपर पढ़े, जिससे क्या करंट अफेयर्स जो का नॉलेज बढ़े। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर सिस्टर। ये आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है योर लवली फ्रेंड फिर श्वेता। इस प्रकार से योर लवली फ्रेंड, ये शब्द आपको डिफिकल्ट शब्द है, ये लिखकर आप इसकी बगैर आपको लिखना है योर लवली फ्रेंड। ओके, फिर आपको लिख देना नाम। तो ये तरीके से आपको लिखना है। ओके, थोड़ा बहुत आपको क्या है, सबको चीज़ों को मैनेज करना सीखना है। थोड़ा बहुत अगर शब्द चेंज कर दिए जाए तो आपको भी क्या है, किस प्रकार से शब्द चेंज करने हैं, वो आपको इतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर जो 5वें नंबर क्वेश्चन आएगा वो आपका रहने वाला है रिपोर्ट राइटिंग, और अथवा में दोस्तों आपसे रहने वाला है आपका आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग। ये आपका रहने वाला, कोई भी एक टॉपिक पर आपको क्या है, पैराग्राफ राइटिंग करनी पड़ेगी या फिर आर्टिकल राइटिंग करें। रिपोर्ट राइटिंग करें। रिपोर्ट राइटिंग में दोस्तों बात करें तो मैं हमेशा मैं बताते जाऊँगा, आप प्रीवियस ईयर की वीडियो देखिएगा, त्रैमासिक की भी देख लीजिएगा, द्विमासिक में पढ़ाया था वो भी आप देखिएगा, और भी लास्ट ईयर की वीडियो सबका आप देखिएगा। मैं हमेशा बताता हूँ कि बहुत हाई चांस रहते हैं कि एक्सीडेंट का आपका यार रिपोर्ट राइटिंग आए। एक्सीडेंट की
नहीं आ रहा तो आपका क्या एक हॉस्पिटल वाला है कि आपका फ्रेंड क्या है हॉस्पिटल एडमिट है, आप उसे देखने के लिए गए तो उसके लिए आपको रिपोर्ट राइटिंग कीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है दो, ओके, जिसमें एक्सीडेंट वाला अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यही आपको वही दिया हुआ देखिए लिखा हुआ है कि एक एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए आपको क्या है रिपोर्ट राइटिंग करनी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ अगर एक्सीडेंट वाला रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार से आपको करना है। तो एक्सीडेंट की हम देख लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है। ईजी लैंग्वेज में है, मेरी लैंग्वेज में रहने वाला है, तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा, ओके। मतलब बहुत कठिन जो टॉपिक है वो भी आपको सिंपल लगेंगे, इसका मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। एन एक्सीडेंट बिटवीन कार एंड बस, कार और बस में एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हम क्या है रिपोर्ट राइटिंग करने वाली। तो इसी बार से आपको हेडिंग डालनी है, फिर लिखना है। बहुत सिंपल लैंग्वेज दिया है, थोड़ा फास्ट ही हम देखेंगे, ओके। लास्ट डे आई वॉज गोइंग टू सतना टू विजिट विथ माई यंगर ब्रदर। अपने भाई के साथ क्या है लास्ट डे मतलब पिछले दिन की बात है कि मैं अपने भाई के साथ कहाँ जा रहा था, सतना जा रहा था, सतना घूमने जा रहा था अपने भाई के साथ, ओके। वेल आई वॉज राइडिंग माई बाइक, आई सॉ एन एक्सीडेंट बिटवीन कार एंड बस नियर नागौद। सतना के पास एक नागौद स्थान है, ओके। तो मैं जब जा रहा था तो मैंने क्या देखा, जब मैं अपनी बाइक से जा रहा तो मैंने देखा एक्सीडेंट हो गया। किसमें हो गया, कार और बस में एक्सीडेंट हो गया है नागौद के पास। द बस वाज गोइंग टू सतना विथ 50 स्टूडेंट, जो बस जा रही थी सतना जा रही थी 50 विद्यार्थियों के साथ। द कार वाज कमिंग अपोजिट साइड्स ऑफ द बस विद वेरी हाई स्पीड, और जो एक कार आ रही थी वो उसकी अपोजिट बस की अपोजिट साइड से आ रही थी, बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही थी, ओके। द ब्रेक ऑफ कार फेल्ड एंड मेंट एन एक्सीडेंट विद द बस, ओके। तो जो कार के जो क्या है ब्रेक फेल हो गए, बहुत स्पीड से आ रही है, कार के ब्रेक फेल हो गए हैं, जिससे क्या है दोनों आपस में भिड़ गए। कौन, बस और कार आपस में भिड़ गए और एक एक्सीडेंट हो गया। द कार ड्राइवर हैज़ डाइड ऑन द स्पॉट, जो कार का जो ड्राइवर है उसकी तत्काल ही मृत्यु हो गई। देयर वर 20 स्टूडेंट्स इंजर्ड विल्डी, ओके। और जो बस में कितने विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी थे, जिसमें से 20 विद्यार्थी क्या घायल हो गए। एट वंस आई डायल 100 एंड 108 एंड द पुलिस एंड एम्बुलेंस अरीव्ड इमीडिएटली। तुरंत ही मैंने क्या 100 और 108 डायल किया, मतलब पुलिस को बुलाया, एम्बुलेंस को बुलाया, क्योंकि जिससे ये सब क्या तुरंत पहुंच गए। द इंजर्ड वर टेकन द नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटलाइज देम, तुरंत ही उन्हें क्या पास का जो अस्पताल था वहाँ ले जाया गया, जो घायल लोग हो गए थे। देयर वर ट्रैफिक जाम ऑन द रोड, अब जब एक्सीडेंट हो जाता तो आपने हमेशा देखा होगा कि क्या है ट्रैफिक जाम हो जाता है, ओके, भीड़ इकट्ठी हो जाती है जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। द व्हीकल्स इन वॉक ऑन द रोड, आगे आपको बताना देयर वर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ, ओके। अब जो भी घायल हुए, एक बार से उन्हें अपना प्रॉपर्टी का क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति घायल होता है वो तो पहले अपने बस को कुछ अगर हाथ फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो एक बार से शरीर की हानि होती है, दूसरी साइड से उसके पैसे भी लगते हैं इलाज में, ओके। तो पैसे भी जाता है और हमारा शरीर भी जाता है, ओके। देयरफॉर व्हेन वी ट्रेवल ऑन द रोड वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इसलिए जब भी हम क्या है सड़क पर यात्रा कर रहे हैं, ओके, तो हमें क्या है ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। सम एंड सम टेंस I would like to say that we should careful while traveling on the road। अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सड़क पर हमें क्या है बहुत ही ज़्यादा सावधानी से क्या है यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो कितनी सिंपल लैंग्वेज में कम शब्दों में मैंने आपको ये रिपोर्ट राइटिंग बताई है, ओके। अगर आपको जिन विद्यार्थियों को कम लग रहा है कि यार बहुत कम है और लिखना चाहिए, अपने लाइन से अपने हिसाब से और इसकी कहानी क्या है थोड़ा बढ़ा सकते हैं और भी आपसे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। बाकी ये क्या है परफेक्ट रहने वाला है और ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, रिपोर्ट राइटिंग हो जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहता है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। चलिए ये आपको बता देता हूँ। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स की आर्टिकल राइटिंग देख लेते हैं। तो गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आवर हेल्थ, वी कैन नॉट अरिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट गेम्स बिकॉज ऑफ मैनी डेंजरफुल डिजीज। जो खेल हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज के समय हम क्या है एक भी इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं खेलों के बिना, क्योंकि इस समय बहुत सारी इतनी ज़्यादा बीमारी हैं, ओके। अगर हम खेलेंगे नहीं, ओके, तो हमें क्या है सारी बीमारी है जिसमें कोई ना कोई बीमारी हमें क्या घेर लेगी, ओके। गेम्स मेक अवर बॉडी हेल्थी, ओके, जो हमें स्वस्थ बनाती है गेम्स हमारी बॉडी को। इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू रिफ्रेश अवर माइंड, साथ ही क्या है हमारे माइंड को क्या है रिफ्रेश करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहता है गेम का। जैसे अगर आप क्या है बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो रही है, लगातार आप पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि आप थोड़ा कुछ समय क्या खेलने चले जाते हैं, जब क्रिकेट वगैरह आपको पसंद है तो खेलने चले जाते हैं, जब आप आते हैं तो आप महसूस करते हो कि आपको क्या दिमाग एकदम रिलैक्स फील कर रहा है, ओके। तो यही गेम्स क्या आपको रिलैक्स फील कराता है। इट रिमूव्स सैडनेस एंड वी फील हैप्पीनेस, ये हमारे दुख को क्या खत्म कर देता है, जिससे हम क्या खुशी महसूस करते हैं। देयर आर सो मैनी गेम्स एंड स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, खो खो एक्सेट्रा। यहाँ बहुत सारे गेम होते हैं जैसे
क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, खो खो है। वी शुड प्लेस दीज गेम्स अलॉन्ग विथ अवर स्टडी। ओके, हमें ये सब खेल खेलने चाहिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ। ओके, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाई को छोड़ दिया, लगे हैं खेलने के लिए। तो पढ़ाई के साथ साथ हमें क्या खेलों को भी ध्यान देना चाहिए। देयर आर सो मैनी डिसीजेज इंक्रीज डे बाई डे टू डिफीट देम्स गेम्स आर वेरी नेसेसरी। दिन ब दिन क्या हो रही हैं, लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ओके, अगर इन बीमारियों से हमें लड़ाई लड़नी है तो गेम्स हमारे लिए क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अ टीम स्पिरिट एंड ब्रदरहुड। ओके, गेम्स और एंड स्पोर्ट्स से क्या है, एक नेतृत्व की क्षमता भी विकसित होती है, साथ ही भ्रातृत्व की भावना भी आती है। ओके, हम क्या है, जब टीम बनाकर खेलते हैं तो एक दूसरे से क्या सहयोग की भावना होती है और हमारी मित्रता बढ़ती है और भ्रातृत्व की भावना एक बार से जागती है। साथ ही अगर हम क्रिकेट खेले हैं, कोई उसमें क्या कैप्टन बना है तो उसमें लीडरशिप की भावना भी आती है। ओके, रेगुलर प्रैक्टिस इज नेसेसरी टू इम्प्रूव एनी गेम्स। अगर हम क्या लगातार अभ्यास करेंगे, कोई भी गेम्स को अच्छा माहिर बनने के लिए हमें क्या लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। बीपी एंड शुगर कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, बीपी और शुगर जैसी बीमारियां हैं वो भी हम क्या है कंट्रोल कर सकते हैं किसकी सहायता से, खेलों की सहायता से। सब एंड सबसेट वी कैन सी दैट लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट गेम्स एंड स्पोर्ट इन मॉडर्न टाइम। अंत में हम यही कह सकते हैं कि इस अभी क्या है, खेलों के बिना हमारा क्या है, ये जीवन है क्या है, पॉसिबल नहीं है। ओके, आगे आपको क्या कोटेशन लिख देना। देखिए, आपका पैराग्राफ राइटिंग है तो उसमें आप एक दो कोटेशन आप क्या सेट कर सकते हैं। ओके, ताकि आपको अच्छा लगे। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जेंका ड्यूल वाई। ये आपके क्या है कोटेशन यहाँ सेट कर दिया है। इसी बार जब भी कोई भी आप क्या है आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग तैयार कर रहे हैं तो आप उससे संबंधित कोटेशन जरूर आपको तैयार करना है। ओके, बाकी और भी ये टॉपिक सभी महत्वपूर्ण रहने वाले, जरूर आपको क्या है तैयार करना है अपने हिसाब से। एक एक पेज आपको क्या है तैयार करके रखिएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 206 से हमारा क्या है सेक्शन सी स्टार्ट होगा, ग्रामर वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारा रहता है फिल इन द ब्लैंक्स और डू एट द डायरेक्टेड। चलिए क्रम से इनका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। पहला है दोस्तों हमारा वर्क हार्ड लेट्स शुड हो जाएगा इसमें। ओके, शुड यू फेल। ओके, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे। दिस टेबल इज मेड वुड, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ वुड। ओके, फिर नेक्स्ट वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा सम कॉफ़ी। ओके, अब ग्रामर आपको पूरा तैयार करना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर कराए हैं, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे यहाँ की हम बात करते हैं तो आपका जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सम लगता है, और आपका निगेटिव इंटीग्रेटिव वहाँ एनी का मेन देखा जाए तो आपका एनी का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए जी, आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा तो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक है, आपको लगता है कि एनी लगना चाहिए। लेकिन इसमें एक आपका पॉइंट रहता है, यदि निवेदन रिक्वेस्ट की जा रही है, ओके, और वुड लग के मतलब यानी वुड या कुड लग के आपका शब्द सेंटेंस बन रहा है इंट्रोगेटिव, तो फिर आपको क्या समी का उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट है आई एनी थिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हैवेंट ईटन। फिर वेयर इज बुक दैट आई गेव यू स्टडी, तो हो जाएगा द बुक। फिर हो जाएगा वॉक केयरफुल, हो जाएगा एल्स यू विल फॉल डाउन। तो हो जाता है आंसर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं डू एट डायरेक्टेड। क्रम से देख लेते पहले हमें क्या है सो दैट सो का प्रयोग करना है, दोनों को कंबाइन करना है सो सेंटेंस सो शब्द का प्रयोग करके हमें। तो ही फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी वेल, तो आपको लिख देना है होगा ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड। पहले ये आपका सेंटेंस आएगा ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड। ओके, तो मुंबई इज लार्जर देन भोपाल, आपको पॉजिटिव डिग्री चेंज करना है, तो हो जाएगा भोपाल इज नॉट एज लार्जर एज मुंबई। ओके, इस प्रकार से आपका रहेगा। फिर एज सुन एज द सनराइज आई बैकअप, इसमें नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करना तो कर देंगे, क्योंकि ये सभी मैं आपको ग्रामर के टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। पढ़ना चाहते तो इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में जरूर आप देखिएगा, वीडियोस में सब दी है। सो दैट का प्रयोग, एज सुन का प्रयोग, TWO2 TO2 का प्रयोग, प्रपोजिशन मॉडल, ये सब मैंने टॉपिक वहाँ कवर कराए हैं। तो नो सूनर हो जाएगा इसमें यूज। अब नो सूनर जब भी आता है तो नो सूनर कहता है कि जो भी सेंटेंस मुझे मिले वो इंट्रोगेटिव में होना चाहिए, तो आपको क्या है द सन राइजेस है, इसको आपको दोस्तों इंट्रोगेटिव में आपको बनाना पड़ेगा। तो हो जाएगा नो सूनर डज द सन राइज, देन लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना, देन आई बैकअप। अब मैं आपको आंसर दिखा दूंगा। ओके, फिर नेक्स्ट वाले में आपको क्या जो अंडरलाइन है इसको आपको बताना है कि कौन सा क्लॉज है, तो ये दोस्तों हमारा एडजेक्टिव क्लॉज रहने वाला है। नेक्स्ट वाले में ही सेड टू मी यू हैव बीन सिलेक्टेड, नरेशन आपको बनाना है, तो हो जाएगा ही सेड टू मी यू, इसका हो जाएगा आपका
सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, हमेशा आपको देखा नरेशन में टोल्ड में बदलते हैं सेड टू को, तो हो जाएगा आपका ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन सिलेक्टेड है। फिर नेक्स्ट है आपका अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करना है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट विन द मैच, तो इफ लगाकर आपको बना देना है इफ़ यू डू नॉट। ओके, इफ़ यू, अब इफ लगा दिया हमने, ये आपका निगेटिव वाला सेंटेंस एक बार से, अनलेस है में ऑलरेडी नहीं होता है, इफ़ है तो उसमें से हमें क्या है, नहीं भी हमें लगाना ही पड़ेगा क्योंकि अनलेस में पहले से ऑलरेडी नहीं लेकर बैठा हुआ था। तो इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कांट विन द मैच, ये आपका हो जाएगा। ओके, अब आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आया तो ये पूरा मैंने यहाँ तैयार करके रखा है आपका लिए, ताकि आप क्या समझ सके। ओके, अब अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं, अगर कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन पूरा तैयार किया ए टू जेड एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार किया टाइप करके, अब सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहते हैं तो कि अगर आप बैच के स्टूडेंट हैं, ओके, या इंग्लिश का कोर्स लिया है, आप इंग्लिश पूरा मतलब बैच लिए तो इंग्लिश का कोर्स तो होगा ही आपके पास, तो उसमें इंग्लिश के कोर्स में आप देखिएगा तो आपको क्या है मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। बाकी अगर आपने कोर्स भी नहीं लिया है तो भी अलग से ऐप पर दिया हुआ है। ओके, तो वहाँ से आप देखिएगा ई बुक का ऑप्शन दिखेगा आपको। ओके, ऐप पर जैसे ही जाएंगे तो एक ऑप्शन होगा ई बुक से जाकर आप हिंदी का भी इंग्लिश का भी और अन्य सब्जेक्ट के वहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो ऐप डाउनलोड करके जरूर आप रखिएगा। तो ये सभी के आंसर दिए हुए हैं, तो आप देख लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 स्टैक्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्रम से देखते जाएंगे फास्ट ही। जब स्टैक्ट दोस्तों आप सॉल्व करते हैं तो देखिए आपका आता है एक फ्लेमिंगो के पोर्ट से आता है 5 नंबर का। ओके, फिर पोएट्री से आता है 3 नंबर का, और सप्लीमेंट्री रीडेबो के विस्टास से आता है आपका 4 नंबर का। इस प्रकार से आपके क्रम से आते हैं। सबसे पहले हमारा दिया है फ्लेमिंगो पोर्ट से 5 नंबर का, क्रम से देख लेते हैं। जब भी स्टैक्ट आप सॉल्व करें तो यही समझिएगा पहले किस चैप्टर का है। ओके, तो जैसे ही हम देखते हैं लास्ट लेसन की बात हो रही है, नहीं ये पहले ही लेसन में लास्ट लेसन से लिया गया है, पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर में आ जाना है। ओके, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है, आपको कहानी याद है, तो डायरेक्ट आप बिना पढ़े इसकी आंसर आप दे सकते हैं। विच ऑफ दिस ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो आदेश आया था वो क्या आदेश था, तो आदेश था नो फ्रेंच टू बी टॉट, यानी अपने क्वेश्चन आंसर ही पढ़ा था, बताया था क्या बर्लिन से आदेश आया था कि फ्रेंच भाषा अब नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली क्या है एलिस लॉरेन की जितनी भी स्कूल है वहाँ क्या है जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो हमने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो डायरेक्ट भी आंसर आप दे सकते हैं, यहाँ से देखने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये फायदा आपका रहता है। नेक्स्ट है व्हाई डज एम हेमल वांट टू स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव, तो एम हेमल क्यों चाहते थे कि स्टूडेंट थोड़ा फोकस करें, बिकॉज इट इज लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि जो एम हेमल उस दिन पढ़ा रहे थे वो क्या है लास्ट लेसन था, फ्रेंच का लास्ट लेसन था, क्योंकि अगले दिन से क्या जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। फिर विच इज दीज सिम्ड ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ स्ट्रेंज, तो इसके लिए किसके लिखा है हिज बुक्स हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट का दोस्तों आपका राइट आंसर रहने वाला है, ये आपका बी नंबर का हो जाएगा, स्टार्टिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर के क्वेश्चन में 2 स्टैक्ट होंगे, जिसमें ए नंबर का स्टैक्ट होगा वो आपका पोएट्री सेक्शन से होगा 3 नंबर का, इसका जो बी नंबर का स्टैक्ट होगा वो आपका क्या है विस्टास से होगा 4 नंबर का। ओके, ये पूरा फॉर्मेट भी बताते चल रहा हूँ आपको, चलिए देख लेते हैं। तो आपका नाउ वी विल काउंट टू 12 या कीप स्टिल लिखा है, यानी कीपिंग क्वाइट से आपका लिए गया है। क्वेश्चन सबसे पहले यही है कि हु इज पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट के पोएट कौन है, तो हमारे जो पोएट है वो है आपका पैब्लो नेरुदा। तो आपको क्या है जितने भी ये पोएट्री हैं आपकी सभी के आपको माई मदर स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो कमला दास है, जैसे आपका कीपिंग क्वाइट का पैब्लो नेरुदा हो गया, तो सभी का दोस्तों आपके जो भी पोयम है, पोयम के साथ साथ जो फ्लेमिंगो के चैप्टर है वो कि विस्टास के चैप्टर, सबके मतलब आपको राइटर नेम जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि स्टैक्ट में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो 1-2 नंबर वहाँ से आपके फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट वांट अदर्स टू डू, क्या चाहते हैं जो कवित्री है वो क्या चाहती है दूसरों से, चाहती है कि टू कीप साइलेंट रहे, साथ ही इंट्रोस्पेक्ट यानी आत्मनिरीक्षण करें, अपने आप के बारे में जाने। ओके, मतलब शांत रहें और थोड़ा कुछ रुकें और अपने बारे में जाने, वो चाहती कि क्या कवित्री यही चाहती है। ओके, तो आपको बताना। नेक्स्ट वाई शुड बी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं, बी नंबर का स्टैक्ट विस्टास से हमारा लिया है। चलिए देखते हैं, पहले तो आइए पहचानिए किस चैप्टर से लिया गया। लिखा हुआ अमेरिकन मैगजीन को इसमें है, तो हमारे एनेमी वाले चैप्टर में है। ओके, बस सिंपल हमने समझ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं। हु वाज द इंजर्ड मैन, जो इंजर्ड मैन था वो अमेरिकन था, लिखा भी हुआ है, और हम डायरेक्ट जानते भी ना भी बताते तो भी बता सकते थे, क्योंकि हमने पढ़ा है चैप्टर को अच्छे से समझा है। ओके, हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, जो व्यक्ति है घायल कैसे हो गया था, तो वाई गन से हो गया था, घायल हो गया था। ओके, तो हो जाएगा वाई गन।
ओके, कैसे कर सकते हैं गन से घायल हो गया? क्योंकि जब डॉक्टर सदाव ने ऑपरेशन किया था तो एक बुलेट मिली। ओके, नेक्स्ट है हु वाज डॉक्टर सदाव। तो डॉक्टर सदाव कौन थे? एक आपके डॉक्टर थे, उसके साथ ही साइंटिस्ट थे। ओके, अब लेकिन साइंटिस्ट वाला तो ऑप्शन है नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर थे। ओके, नेक्स्ट है द फेस ऑफ इंजर्ड मैन इंडिकेटेड। राइट आंसर आपका बी नंबर का हो जाएगा। ओके, दैट ही वाज टर्मिनेटेड। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। सब पूरा अपना इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो गया है। अब मतलब आपका क्या रहता है, क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं। लास्ट में हमारे सब क्या क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ओके, फ्लेमिंगो के पहले किस प्रकार से चलता किस प्रकार से है? पहले फ्लेमिंगो के शॉर्ट टाइप के, फिर पोएट्टी के शॉर्ट टाइप के, और फिर आपके बिस्टास के शॉर्ट टाइप के, फिर फ्लेमिंगो के लॉन्ग टाइप के, फिर आपके पोएट्टी के लॉन्ग टाइप के, और फिर आपके बिस्टास का लॉन्ग टाइप। इस टाइप से आपका रहता है सेक्शन। ओके, पूरे हमारे क्वेश्चन आंसर है। तो क्रम से चलिए मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा। इसमें मैंने आपको कहा कि मैं शुरू से लेकर अंत तक आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपके मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, तो फिर मैं आपको कराऊंगा। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको बताते जाऊँगा, समझाते जाऊँगा। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्या है, जो फ्लेमिंगो के शॉर्ट टाइप के स्टार्ट होंगे, क्रम से देखेंगे। पहला है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच को स्कूल में कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उसने क्या अजीब ही घटना देखी वो आपको बताना है। क्रम से आंसर देखते जाते हैं। सभी अपने जितने क्वेश्चन आंसर दिए हैं पूरे अपने नोट्स में। ओके, मैं बताता हूँ, नोट्स पढ़ लीजिएगा। हर चैप्टर से पाँच क्वेश्चन है, उतना बस आपको पढ़ के रखना है। किसी पार से क्वेश्चन आए मतलब आपसे बन जाएगा। और यहाँ खास बात ये रहती है कि जैसे अब यहाँ 5 क्वेश्चन करना है आपको, तो कम से कम आपको 6 या 7 क्वेश्चन आपको पेपर मिलेंगे, उनमें से 5 करना है, यानी 2 आप छोड़ सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आगे जो 7 क्वेश्चन है तो 5 अपने नोट्स के हमेशा अधिकतम देखने को मिलते हैं। 1 या 2 ना मिले तो टेंशन की बात भी नहीं है, क्योंकि हमें क्या 7 में से 7 तो करने नहीं, 5 करने पड़ते हैं। इसी वजह से हर क्वेश्चन में ये सिस्टम रहता है कि 3 क्वेश्चन दिए तो 2 क्वेश्चन करना है। एक आध कुछ घुमा फिरा के आ भी गया तो बाकी तो 2 आप कर ही सकते हैं। क्रम से देख लेते हैं आंसर। ये वाला है बियोडिज्म 23 में अभी क्वेश्चन आया था, 25 में आया था। ओके, तो अनयूजुअल व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज मच नॉइस एंड एक्टिविटी द नॉइस कुड बी हेard इन द स्ट्रीट। क्या बताया जा रहा है? क्या अलग सी घटनाएं होती थी जब भी स्कूल खुलता था, तो जो बच्चों का जो शोरगुल होता था, ओके, वो बच्चों की जो क्या है क्रियाकलाप होते थे वो सुनाई देता था। द नॉइस वाज कुड बी हेard इन द स्ट्रीट, जो स्कूल की गलियां होती थी वहाँ तक क्या शोर सुनाई देता था। बट दैट डे देयर वाज अनयूजुअल साइलेंस। लेकिन उस दिन क्या एकदम शांति थी। जिस दिन ये फ्रेंच का क्या लास्ट लेसन था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग हु इज मुकेश व्हाट इज हिज ड्रीम। जो लॉस्ट स्प्रिंग वाली हमारी ये चैप्टर है, इसमें मुकेश कौन है और उसका क्या सपना है। चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका किस पार से आपको लिखना है, बताना है। मुकेश इज, थोड़ा मैंने डिटेल से दे दिया है, 1-2 लाइन आप इसकी पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए। मुकेश इज यंग बॉय फ्रॉम द बेंगल्स मेकिंग कम्युनिटी इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं उनके समुदाय में से एक क्या है, मुकेश एक बालक है। ही बिलोंग्स अप टू पुअर फैमिली दैट हैज़ बीन मेकिंग बेंगल्स फॉर जनरेशंस। मतलब एक क्या है, गरीब परिवार से ये बिलोंग करता है। हिज लाइफ इज़ फुल हार्डशिप पॉवर्टी एंड लैक अपॉर्चुनिटीज़। ओके, इसे इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं तो मिली नहीं है, साथ ही क्या है गरीबी से इसका मतलब जीवन बीत रहा है। ओके, तो ये हमने बताते हैं मुकेश के बारे में। अब यहाँ क्वेश्चन भी है कि उसका सपना क्या है। तो मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग मोटर मैकेनिकल। मैं अगर ज़्यादा आपको याद नहीं हो रहा तो आप इतना बस आंसर लिख सकते हैं कि मुकेश के बारे में आपको 1-2 लाइन यहाँ से बता देनी है। अगर उसका सपना क्या था, तो उसका सपना था मोटर मैकेनिक बनने का, यानी मोटर गाड़ी सुधारने का। इसके साथ ही वांटेड टू लर्न हाउ टू ड्राइव एंड रिपेयर कार्स विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल बेंगल्स मेकिंग वर्क इन हिज फैमिली डज। यानी इसके साथ ही वो कार चलाना सीखना चाहता था और यह भी सीखना चाहता था कि गाड़ी को कैसे क्या रिपेयर किया जाता है, जो कि जो चूड़ी बनाने का जो काम है उससे बहुत ज़्यादा क्या डिफरेंट काम है। ओके, उसके जो परिवार जो चूड़ी बनाने का काम कर रहा है उससे पूरा डिफरेंट था। ही वांटेड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड चूज बेटर फ्यूचर फॉर हिमसेल्फ। ओके, वह मतलब ये चूड़ी बनाने का काम है, इसको सब छोड़ छाड़ कर क्या थोड़ा फ्री होना चाहता था और अपने हिसाब से लाइफ जीना चाहता था और अब अपने भविष्य को और अच्छा करना चाहता था। तो ये सब पूरी बातें बताई गई। बाकी आप काफ़ी हद तक सब समझ गए होंगे। शॉर्ट में लिखना है तो आपको मुकेश के बारे में एक लाइन बता दीजिएगा, बाकी कि उसका क्या सपना था। तो मोटर मैकेनिक बनने का सपना था। नेक्स्ट है वाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डॉगलस ने दृढ़ संकल्प क्यों कर लिया कि अब वो क्या है, पानी से नहीं डरेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, द फियर ऑफ वाटर स्टे विद डॉगलस फॉर, ये क्वेश्चन है 2022 में 24 में आ चुका है। तो द फियर्स ऑफ डॉगलस स्टे विद डॉगलस फॉर ईयर्स, यानी जो
पानी से डर रही थी डॉगलस। कई सालों से उनके मन में ये डर बैठा हुआ था, क्योंकि वो क्या है, एक बार पता जब छोटे में 11 साल के थे, ओके, तो YMCA स्विमिंग पूल में गए थे, एक व्यक्ति ने क्या धक्का दे दिया तो स्विमिंग पूल में डूब गए। फिर वहाँ से उस दिन से वो डराने लगे, फिर उन्होंने क्या स्विमिंग वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन फिर उनके मन में आया कि अब वो पानी से नहीं डरेंगे। तो ऐसा क्यों आया? क्योंकि बहुत लंबे समय से उन्होंने क्या है स्विमिंग वगैरह नहीं की थी और पानी के से डरते थे लंबे समय से। ही कुड नॉट गो फिशिंग एंड स्विमिंग, अब ना ही वो मछली पकड़ने जाते थे, ना ही अब क्या स्विमिंग करते थे। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द एंजॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग। ओके, डिप्राइव्ड यानी वंचित हो जाना। वो क्या अपने जो बोटिंग और स्विमिंग करने का जो आनंद होता था उससे वंचित हो गए। सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तब उन्होंने डिसाइड किया इसलिए कि अब वो क्या है पानी से नहीं डरेंगे, दोबारा वो क्या है फिशिंग और स्विमिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डिड द पेलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड लिविंग का रेड टाइम। ये फेरी वाले को ऐसा कब लगा कि ये भी क्या एक प्रकार की जो पूरी दुनिया है ये भी क्या है एक चूहेदानी की तरह है। तो आंसर देख लेते इसका क्या रहने वाला है। द पेलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड टाइम व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया ऑफ दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज नथिंग बट अ रेड टाइम। बस इसमें ज़्यादा थोड़ा इसका आंसर आपका अटपटा सा आपको लगेगा। इसमें यही बताया जा रहा है कि जब पेडलर अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था तो अचानक से उसे एक आइडिया आ जाता है कि ये पूरी दुनिया भी है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी क्या है चूहेदानी की तरह ही है। जिस प्रकार से चूहेदानी फंस जाता भाग नहीं पाता, सेम उसी प्रकार से ये संसार के लोग हैं, ये भी क्या है एक प्रकार से वो माया में जकड़े हुए हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी टू बी अनदर पीसेंट। यानी जो नौकर है उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि गांधी जी भी क्या है दूसरे क्या है किसान है। आंसर देख लेते हैं। MP और एग्जाम 23 में एक क्वेश्चन था। शुक्ला लेट टू गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। प्लस शुक्ला गांधी जी को क्या है राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया। राजेंद्र प्रसाद क्या घर से बाहर थे, बट द सर्वेंट न्यू राजकुमार शुक्ला इज अ प्योर ह्यूमन। लेकिन राजकुमार शुक्ला जो सर्वेंट है वो जानते थे राजकुमार शुक्ला क्या है गरीब किसान है। गांधी वाज आल्सो क्लैड इन अ सिंपल धोती एंड वाज अ कंपनी ऑफ पीसेंट। गांधी जी क्या है एक सिंपल धोती पहनते थे और एक प्रकार से किसान की तरह लगते थे। मतलब क्या है तो नौकरों ने क्यों सोचा कि गांधी जी का अदर किसान है। पहली बात कि वो क्या है राजकुमार शुक्ला के साथ गए, वो भी क्या गरीब किसान था, तो नौकर जानते थे कि राजकुमार शुक्ला है गरीब किसान, उनके साथ आ रहा है व्यक्ति तो वो भी क्या है गरीब किसान ही होगा। इसके साथ ही जो गांधी जी है वो किसान की तरह लगती भी है, धोती पहने थे ओके और सिंपल धोती पहने हुए थे। देयरफॉर द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। यही कारण है कि नौकरों ने सोचा कि गांधी जी भी क्या है किसान है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है वाई इज पैनकेक्स रिलेटेड टू जिमनी स्टूडियो। मनगढ़ मतलब पैनकेक्स किस प्रकार से संबंधित है जिमनी स्टूडियो से, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर किस प्रकार से होगा। सभी अपने नोट्स में आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो मैं आपको सिलेक्टेड बताता हूँ उन्हीं में से सब है। ओके, पैनकेक्स वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल दैट जिमनी स्टूडियो बॉट इन ट्रकलोड्स। ओके, पैनकेक एक क्या है ब्रांड नेम है। कौन किसका ब्रांड नेम है? एक मेकअप मटेरियल, मेकअप बनाने वाले जो सामान होते हैं उसका एक ब्रांड नेम है, जिसे क्या है जिमनी स्टूडियो ने खरीद लिया था। ओके, गीता ग्रोवर मस्ट हैव यूज इट, मिस ग्रोहर मस्ट हैव यूज इट, वैजंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज इट, बट रानी अग्नोती में नॉट हैव इवन हर्ट इट। ओके, क्या बताया जा रहा है कि ये जो मेकअप बनाने वाली कंपनी है इसके प्रोडक्ट का जो गीता ग्रोवर है उस समय के ओके तत्कालीन समय की क्या है ये सभी क्या है प्रसिद्ध ह्यूरिंग है, उन सब ने इनके मटेरियल का यूज़ किया है। मिस गोहर ने यूज़ किया है, वैजंती माला है उन्होंने इनके प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, बट रानी अग्रोती ने इनका यूज़ नहीं किया। तो ये सब बातें यहाँ बताई जा रही है। मैंने आपकी पहली लाइन इसका आंसर आपका रहने वाली है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वर द ऑप्शंस द सोपीस वाज ड्रीमिंग ऑफ। मतलब सोफी नाम की जो लड़की है वो क्या क्या सपने देखती थी, क्या क्या बनने के सपने देखती थी। ओके, तो देख लेते क्या क्या बनने का उसने सपना देखा। सोफी ड्रीम्ड ऑफ स्टार्टिंग अ बुटी विथ मनी सी वुड अर्न एज अ मैनेजर। मतलब उस सोफी ने सोचा कि सबसे पहले वो मैनेजर बनेगी, उससे जो पैसे कमाएगी उससे क्या है बुटीक खोलेगी। ओके, बुटीक खोलेगी। इसके बाद सी विजुअलाइज्ड हर सेल्फ एज इंग्लिश फैशन डिज़ाइनर मैरी क्वांट विथ द बेस्ट शॉप इन द सिटी। उसके बाद उसने सोचा कि वह क्या करेगी एक फैशन डिज़ाइनर बनेगी जिस तरीके से मैरी क्वांट उन्हीं की तरह हो गए, और वो अपनी क्या शहर में एक सबसे बड़ी शॉप अपनी खोलेगी। ओके, इसके बाद उसने विचार किया कि एल्स ऑफ बिकमिंग एक्ट्रेस, और फिर अपने आप को दिखती कि वो क्या एक एक्ट्रेस बन जाएगी। In fact, she wanted to do something that she thought
वाज सोफिस्टिकेटेड। ओके, यानी कि वह कुछ ना कुछ चाहती थी कि बन जाए। ओके, और उसके इतने सारे उसके इरादे थे। पहले उसके मैनेजर बनने का, मैनेजर नहीं कि बनेगी तो उससे पैसे आएंगे तो बुटीक खोलेगी, ये सब नहीं कर पाएगी तो क्या फैशन डिजाइनर बन जाएगी उसकी। ओके, इसके साथ या फिर ये नहीं हो तो एक्ट्रेस बन जाएगी। जिससे आपसे पूछा जाए कि आपका क्या सपना है, तो अलग अलग तरीके से आपके मन में आता होगा ये बन जाए, ये भी बन जाए। तो सेम उसी प्रकार से था, आंसर इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो ये सब उसके सपने सोचती थी। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। तो हमने दोस्तों देख लिए हैं पोर्ट सेक्शन के, हमने अभी कवर किए शॉर्ट वाले। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। यहाँ दोस्तों हमारे रहने वाले हैं पोएट्री के शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन द पोएम माई मदर एट 66 वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्लिटिंग। ओके, जो पेड़, हरे भरे पेड़ पौधे उन्हें झूमते हुए क्यों बताया जा रहा है। तो आंसर देख लेते हैं इसका। एम्प्यूरिज्म 30 में क्वेश्चन था। द पोएट्स वर ट्रेवलिंग बाय कार, जब कवित्री कार से यात्रा करती हैं। द यंग ट्रीज अलॉन्ग द रोड्स अवरेड टू बी फास्ट। ओके, तो ऐसा लगता है कि जी पेड़ क्या है, जब हम कार से बाहर देखते हैं पेड़ों को तो ये भी क्या है, ऐसा लगता है कि रेस हमारे साथ रेस लगा रहे। ओके, तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ी दौड़ रहे हैं। द पोएट्स प्रेजेंट अब कॉन्टेस्ट बिटवीन हर डोजिंग ओल्ड मदर एंड स्प्लिटिंग यंग ट्रीज। तो यहाँ कवित्री क्या कर रही है, एक प्रकार से देखा जाए तो अपनी जो बूढ़ी माता हैं, ओके, और जो ये झूमते हुए ये नौजवान पेड़ हैं, उनकी एक प्रकार से क्या तुलना कर रही है, यानी दो पक्ष देख रही है। एक प्रकार से एक नवजीवित पेड़ है, ओके, जो एकदम खुशी से लहरा रहे हैं। दूसरी उनकी जो माता हैं, ओके, तो उनके जिनका अंतिम समय चल रहा है, तो ये उनके एक प्रकार से कंपेयर करती हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट what does the poet means by saying victory with no survivors। मतलब जो कीपिंग क्वाइट पोएम है उसमें एक विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, यानी विजय तो हमें प्राप्त हुई है लेकिन कोई भी नहीं बचा। इसका क्या मतलब है, तो यहाँ देख सकते हैं। इन द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुदा द पोएट से, मतलब जो कवित्री कहती है विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, मतलब ही मीन्स दैट इफ़ वी कीप फाइटिंग वॉर्स एंड हार्मिंग ईच अदर, यानी अगर हम क्या लड़ाई करते हैं वो पे आपस में एक दूसरे को क्या हानि पहुंचाते हैं। इवन द साइड्स दैट विंस विल नॉट ट्रू विंस बिकॉज, यानी इससे दो पक्ष देखिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान बना रहे हैं, कोई ना कोई एक पक्ष तो जीत जाएगा, लेकिन जो वास्तव में कोई जीत रहा है वो वास्तव में जीता नहीं है, क्योंकि देयर विल नो मच डिस्ट्रक्शंस एंड लॉस ऑफ लाइफ दैट नो बॉडी विल रिमाइंड टू एंजॉय ऑफ विक्ट्री। ओके, तो वास्तव में क्या है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु, जब युद्ध होते हैं, आप जानते हैं युद्ध होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि युद्ध में केवल एक ही साइड के लोगों की मृत्यु हो रही है, दोनों साइड के लोगों की क्या मृत्यु होती है। ओके, तो इस प्रकार से बताया जा रहा है कि इसमें क्या है, बहुत से लोग मारे जाते हैं, और अगर हम जीत भी जाते हैं उसको, तो हम क्या है उसका उत्सव नहीं मना पाएंगे, क्योंकि उत्सव बनाने के लिए के बाद हमारे साथ कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि क्या है उनकी क्या युद्ध में बहुत लोगों के हमारे जो सदस्य होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या है, एक बार से जीत कर भी क्या है जीतते नहीं है, वही बात है हम बताई जा रही है। तो इसलिए विक्ट्री वर एवरीवन डाई एंड सफर इज नॉट आ विक्ट्री एट ऑल, यानी सब लोगों के हम मार कर हम क्या जीत रहे हैं, तो ये क्या हमारी जीत नहीं होगी। इस प्रकार से हम बातें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इन द पोएम आ रोड साइड स्टैंड वाई डज द पोएट कॉल द कार सेल्फिश, यानी आ रोड साइड स्टैंड वाली जो हमारी पोएम है, इसमें जो कवि हैं उन्होंने कार को सेल्फिश यानी स्वार्थी कहा है। तो कार को स्वार्थी क्यों कहा है, तो देख लेते हैं। ओके, सभी के आंसर लगभग अपने क्या है नोट्स में दिए हुए हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, तो आपको आंसर लिखना है हेयर द कार्स मीन्स द कार ओनर, यानी कार सेल्फिश, कार कभी स्वार्थी नहीं हुई, कार में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, मालिक है उसका, वो क्या है स्वार्थी होगा। तो यार कार्स मीन्स यानी कार ओनर, को कार ओनर को क्या स्वार्थी कहा गया है। क्यों कहा गया है, द पोएट कॉल्स द कार ओनर सेल्फिश बिकॉज दे थिंक ओनली देमसेल्फ देयर जर्नी एंड सेल्फ इंटरेस्ट, यानी जो कार में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उसका कार का मालिक है, वो केवल अपने बारे में सोचता है, अपनी यात्रा के बारे में सोचता है, ओके, और अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। उसे सामने वाला है या अगल बगल रोड के साइड जो व्यक्ति खड़े हुए हैं, दुकान लगाए, ओके, उनकी तरफ देखता भी नहीं है, ना ही उनके प्रति क्या एक हमदर्दी सी जताता है। ओके, तो यही बताया जा रहा है कि जो कार का बैठा हुआ मालिक है, जितने भी आते हैं वो केवल अपनी यात्रा के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए उन्हें क्या है सेल्फिश कहा है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑफ होम Aunt Jennifer से टेरिफाइड विद द थर्ड स्टेंजा, यानी तो थर्ड स्टेंजा है पोएम का, इसमें जो Aunt Jennifer है वो किससे भयभीत होती हैं। तो इसका आंसर आपको किस प्रकार से बताना है कि किससे मैं भयभीत रहती हैं, तो बताना Aunt Jennifer प्रोबली टेरिफाइड
मैन इसका रहस्य हंस अपने आंसर इसका हस्बैंड अपने हस्बैंड से क्या है वो भयभीत रहती है। सी लिव्स हर लाइफ अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर्स ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लेडी। उनके शादी के बाद जो वैवाहिक जो महिला है उसके परिवार को संभालने का जो दायित्व आ जाता है, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। एक मैरिड लेडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उससे वो क्या है दबा हुआ अपने आप को महसूस करती हैं, ये बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं शॉर्ट टाइप कंप्लीट हो जाते हैं पोएट्री सेक्शन के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां होगा, वो हमारा रहेगा शॉर्ट टाइप और विस्टार के क्रम से देख लेते हैं। पहला है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, बहुत सारे विद्यार्थी अभी तक क्या है वीडियो को देखा होगा। ओके, 55-56 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपने क्या वीडियो को लाइक नहीं किया होगा। ओके, तो लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर दीजिएगा। जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी ने भी आपको एक क्वेश्चन को इस प्रकार से सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया होगा। ओके, और आपको लगता है कि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तो आप जरूर क्या है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, देख लेते हैं। तो व्हाट डज थर्ड लेवल रेफर टू, मतलब थर्ड लेवल की जो एक बार से इसमें किसकी टॉपिक की बात हो रही है वो आपको बताना है 2 से 3 लाइन में। अभी एमसीक्यू एग्जाम 24 में क्वेश्चन था आपका। तो द थर्ड लेवल signifies an escape from the modern world that is full insecurity, fear, war, worry and all rest of it। क्या बताया जा रहा है कि थर्ड लेवल में इसके यानी तो पलायन होने की बात हो रही है। वर्तमान समय से पलायन होने की बात होती है, क्योंकि ये वर्तमान समय पलायन होने की बात होती है। आप जानते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा थर्ड लेवल पूरी कहानी, जो चार्ली होता है वो क्या है कि थर्ड लेवल होता ही नहीं फिर भी कहता है कि वो क्या थर्ड लेवल पर पहुंचा एक बार से, यानी क्या है यहाँ से वास्तविक संसार से भागने की बात करता है। तो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये जो वर्तमान का समय है ये पूरा असुरक्षित है, भयों से भरा हुआ है। ओके, युद्ध की संभावना रहती है और इसी बार से विभिन्न प्रकार की संभावनाएं समस्याएं रहती है। द पीरियड ऑफ 1890s रिप्रेजेंट्स अ पीसफुल लाइफ नॉट पॉसिबल इन प्रेजेंट एरा। जो 1890 का जो दशक था, ओके, वो एकदम क्या शांति के समय था, जो वर्तमान में अब क्या है संभव नहीं है। फ्रॉम दिस लेवल द प्रोटोगोनिस्ट यानी नायक चार्ली वांट टू ट्रेवल ग्लेसबर्ग लीनियस विथ हिज वाइफ लुइसा। ओके, जो यहाँ इस कहानी का हमारा हीरो है, ओके, नायक है चार्ली, वो क्या ग्लेसबर्ग घूमना चाहता था अपनी वाइफ लुइसा के साथ, ये बताया जा रहा है। तो शॉर्ट लाइन में आपको शॉर्ट में बताना है कि किस टॉपिक की यहाँ बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है इन व्हाट कंडीशन डिड डॉक्टर सदाव हैना फाइंड द वाइट मैन एंड सीसर्स। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि डॉक्टर सदाव उनकी पत्नी को एक वाइट मैन मिला, जो अमेरिकन व्यक्ति मिला, वो किस कंडीशन में मिला। आंसर इसका देख लेते हैं क्या किस प्रकार से आपको लिखना है। तो बताना है आपको डॉक्टर सदाव एंड हैना फाउंड द वाइट मैन ऑन सी अर्थ इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन। ओके, जो व्यक्ति मिला उन्हें अमेरिकन व्यक्ति वाइट मैन मिला है, बहुत जगह है क्या है क्रिटिकल कंडीशन में मिला, मतलब एक बार से गंभीर अवस्था में मिला। ओके, ही वॉज वर्ल्डली हुडेड ब्लीडिंग। ओके, इस प्रकार से वो बहुत तरीके से घायल था, खून बह रहा था और इसके साथ ही वो क्या है एक बार से पूरा ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस यानी क्या है पूरा बेहोश भी था लगभग। ओके, विथ ट्रॉन क्लॉथ। ओके, फटे उसके कपड़े जो क्या है पूरे फटे हुए थे। द सी वेव्स हैव वॉज्ड हिम अप ऑन द सोर्स। ओके, यानी जो समुद्र की लहरें के माध्यम से वो क्या है समुद्र के तट पर आया था। तो ये बातें बताई जा रही हैं कि शॉर्ट में है, इसलिए शॉर्ट में यहाँ मैंने समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है हाउ डज द डैरी गेट हिज फेस बर्न। ओके, जो डैरी है आप जानते हैं डैरी नाम का लड़का है, उसका जो फेस जला हुआ था, तो उसका जो फेस किस प्रकार से जल गया था, इसका आंसर देख लेते हैं। तो एक्चुअली डैरीज फेस डिड नॉट गेट वन इन अ फायर। देखिए जब हम कहते हैं फेस जल गया था तो ऐसा लगता है जब सुनने से कि उसका केस जो फेस है वो क्या है आग से जल गया। ओके, जब हम बार बार कहते हैं कि उसका फेस जला हुआ है डैरी का, तो ऐसा समझ में आता है कि उसका फेस जो क्या है आग से जल गया है। ओके, लेकिन बताया जा रहा है कि एक्चुअली डैरीज फेस डिड नॉट गेट वन इन फायर, लेकिन वास्तव में उसका जो फेस जला हुआ था वो आग से नहीं जला हुआ था। ही गेट एसिड ऑल डाउन द साइड ऑफ हिज फेस एंड इट बर्नड इट अवे। ओके, उसका जो पूरा जो चेहरा जला हुआ था वो एसिड से, ओके, एसिड से जल गया था एक साइड का हिस्सा। इसलिए डेरी क्या कहता है, डेरी सेज दैट दिस एसिड नॉट एट हिज फेस अप इट आल्सो एट हिम अप। ओके, तो इसलिए वो कहता है एट नहीं हो तो खाना, तो वो कह रहा है कि
इस एसिड ने मेरे चेहरे बस को नहीं खाया है, इसने एक बार से मुझे ही खा लिया। ओके, क्योंकि किसी व्यक्ति की पहचान क्या होती है, उसका चेहरा होता है। ओके, अब चेहरा ही उसका सही नहीं रहेगा तो व्यक्ति की पहचान में दिक्कत होगी। तो ही बताया जा रहा है कि उसके लाइफ में क्या है, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वो कह रहा है, डेयरी का कह रहा है कि उसने मेरे एसिड ने चेहरे बस को नहीं खराब किया है, इसने मेरे पूरी क्या है लाइफ को ही खराब कर दी एक बार से, इसने मुझे ही खा लिया इस बार से। ओके, तो ये आपको तैयार करना शॉर्ट में सिंपल दिया हुआ है, तो कंप्लीट हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां आ जाता है। अब यहाँ से हमारे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे फ्लेमिंगो के पोर्ट्स की लॉन्ग टाइप रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल द स्टोरी द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन वाली जो हमारी स्टोरी है, इसका टाइटल लास्ट लेसन रखा गया है, तो क्या रीज़न है इसको आपको बताना है। ओके, क्या लास्ट लेसन रखा गया है, तो क्या ये सही नाम टाइटल दिया हुआ है। ओके, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, किस तरीके से आपको बताना है इसका आंसर। The title The Last Lesson appropriated because it tells us about the final French lesson taught by M. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कि जो लास्ट लेसन ये शीर्षक रखा है, टाइटल रखा गया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्या पता चलता है, इस पूरी हमें कहानी में पता चलता है कि जो फ्रेंच चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ये लास्ट लेसन है। ओके, फाइनल चैप्टर है, फाइनल लेसन है। ओके, जो एम हेमल क्या है बच्चों को पढ़ा रहा है, क्योंकि अगले दिन से पता क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच भाषा अब क्या है बिल्कुल तरीके से नहीं पढ़ाई जाएगी, जो आज पढ़ रही है ये क्या फाइनल लेसन रहने वाला है। द स्टोरी शोस हाउ द पीपल ऑफ एलिस रियलाइज द वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज ओनली व्हेन दे आर अबाउट टू लॉस इट। तो इस कहानी में हमें पता देखने को मिलता है कि एलिस और लॉरेन, मतलब एलिस के जितने भी लोग हैं, उन्हें अपनी मातृभाषा जो उनकी फ्रेंच भाषा है उसके बारे में, महत्व के बारे में पता चलता है। ओके, जब उनसे ये क्या है भाषा अब खो जाती है, क्योंकि एज द जर्मन्स हैड ऑर्डर दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स, क्योंकि अब जर्मन्स ने आदेश दे दिया था कि अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी सभी स्कूलों में। दिस मेक्स द डे इमोशनल, ये हमें क्या एक प्रकार से भावुक बना देता है, अनफॉरगेटेबल बना देता है इस दिन को, बिकॉज इट इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट एंड विलेजेस टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज फ्रेंच। ओके, क्योंकि ये जो आज का दिन है ये लास्ट उनकी एक अपॉर्चुनिटी है विद्यार्थियों के पास, गाँव के लोगों के पास उनकी मातृभाषा को पढ़ने और समझने का। ओके, सो द टाइटल हाईलाइट्स लॉस, रिग्रेट एंड इम्पोर्टेंस ऑन वंस मदर टंग। ओके, तो क्योंकि इससे हमें, तो ये टाइटल एक प्रकार से क्या है, हमें क्या बताता है उनकी मातृभाषा खोने के बारे में, उनकी रिग्रेट के बारे में, इसके साथ ही उनकी मातृभाषा की महत्व के बारे में बताता है। इसलिए ये लास्ट लेसन क्या है, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइटल है। तो ये सब बातें यहाँ बताई जा रही हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। ओके, पेडलर ने अपना रास्ता क्यों बदल दिया। रास्ता बदलने का मतलब है कि पहले वो क्या है चोरी वगैरह करता था, लेकिन इस बार उसने चोरी वगैरह छोड़ दिया, तो उसके बदलाव कैसे आए इस लाइफ में। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। एपियोडिज्म 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ द पेडलर एट द मैनर ऑफ इल्डा मेड हिम चेंज हिज वेज, यानी जो इल्डा कौन है, आयरन मास्टर की लड़की। होगी, उसके स्वभाव के कारण, मुख्यतः उसके स्वभाव के कारण क्या है, अपने पेडलर ने, अपना फेरी वाले ने रास्ता चेंज कर दिया, क्योंकि इल्डा ट्रीट द पेडलर इन अ फ्रेंडली मैनर। ओके, एल्डर ने क्या है उसके एकदम मित्र की तरफ से क्या है व्यवहार किया। सी वाज नाइस एंड काइंड टू हिम, वह उसके प्रति क्या है थी, दयालु थी। ओके, सी उसके प्रति अच्छी और दयालु थी। सी स्टिल इंटरटेड द पेडलर इवन द आफ्टर नोइंग एंड ट्रू। इल्डा लव्स एंड अंडरस्टैंडिंग अराउंड द इंटरटेन गुडनेस ऑफ टू हिम, यानी इल्ला को एक प्रकार से, इल्ला जानती थी कि ये एक प्रकार से क्या है सही व्यक्ति नहीं है, चोरी है, जो मतलब इल्ला जानती थी पहले से ये सही व्यक्ति नहीं है, फिर भी इल्ला ने उससे क्या अच्छी तरीके से बात किया। इसलिए इल्ला के प्रेम भरे व्यवहार के कारण एक बार से जो उसकी अच्छाई को देखकर फेरी वाले ने अपना क्या रास्ता चेंज कर दिया। तो ये इसका आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द लेसन इंडिगो वाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू फार्मर्स। ओके, गांधी जी क्या है 25% रिफंड के लिए क्या है क्यों राजी हो गए, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि गांधी जी ने
गांधी जी ने आंदोलन चलाया जिसमें उन्होंने क्या है और अंग्रेजों से कहा कि जो किसानों का जो पैसा है उसे क्या है वापस कर दिया जाए, जो भी उससे किसान से पैसा लिया गया उनको उसको वापस कर दिया जाए। ओके, लगातार इसके लिए आंदोलन किया, लेकिन क्या है जो किसान जो अंग्रेज थे वो माने नहीं। ओके, पैसे देने लौटाने के लिए माने नहीं। फिर अंग्रेजों ने लास्ट में कहा कि हम चलो पैसे देते हैं लेकिन हम पूरा पैसा नहीं देंगे, केवल 25% देंगे, पूरा पैसा नहीं देंगे, 25% देंगे। फिर भी गांधी जी मान गए, हाँ चलो 25% दे रहे हो, चलो वही दे दो। ओके, लेकिन गांधी जी इस बात पर सहमत क्यों हो गए, तो वो पूछा जा रहा है। तो लिखना है गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लिगेट द सरेंडर पार्ट ऑफ देयर मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। क्या बताया जा रहा है कि गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो हमें जो पैसे वापस मिल रहे हैं, हमारे रिफंड मिल रहे हैं, ओके, ये इस बात को मानते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें कम दिए जा रहे हैं, हमारे पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा, केवल 25% दिया जा रहा है, ये क्या बहुत कम है, इस बात को मानते हैं। लेकिन गांधी जी इस बात पर सहमत इसलिए हो गए क्योंकि उनका कहना है कि अंग्रेज जो थे वो कभी झुकते नहीं थे, मतलब वो उन्होंने जो कह दिया वही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंग्रेज मतलब किसी के सामने उनकी मतलब अंग्रेज किसी की बात नहीं मानते थे। ओके, लेकिन ऐसे पहली बार हुआ कि अंग्रेज अपनी बात पूरी तरीके से नहीं मान रहे, लेकिन थोड़ी बहुत तो बात माने हैं। ओके, इसके साथ ही जमींदार हैं, उनको भी एक बार से हमारे सामने क्या झुकना पड़ा, एक बार से मैं झुकना पड़ा पैसों के साथ साथ उन्हें क्या है उनकी जो उनका आत्मसम्मान है वो भी क्या है हमारे सामने झुका है। ओके, तो सो ही एग्री टू सेटलमेंट और 25% रिफंड टू द फार्मर, इसलिए वो क्या है सहमत हो गए क्या 25% रिफंड के लिए। तो इस तरीके से आपको लिखना है, तैयार करिएगा, बिल्कुल शॉर्ट में आपका सिंपल दिया हुआ है, ये कंप्लीट हो जाता है। इस बार नेक्स्ट हमारा 14वां क्वेश्चन आ जाता है जो हमारा क्या रहने वाला लॉन्ग टाइप का है, पोएट्री से रहने वाला। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कोई भी आपको ये करना पड़ता है। जिसमें पहला है एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम और थिंक ऑफ ब्यूटी। ओके, जब पोएट्री के लॉन्ग की बात होती है तो बहुत हाई चांस रहते हैं कि सेंट्रल आइडिया पूछा जाए, अधिकतम बोर्ड एग्जाम में आता ही है। ओके, तो आप माई मदर 66 है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी है, तो कीपिंग क्वाइट है, तो ये 3 मेन पोएम है, इनके आपको अच्छे से क्या सेंट्रल आइडिया तैयार होने ही चाहिए, कोई ना कोई अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए मैं आपको शायद सेंट्रल आइडिया भी यहाँ बता देता हूँ आई थिंक ऑफ ब्यूटी का। सब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखे तो पहले आपको क्या राइटर नेम जरूर बताना। तो आप पोएम आई थिंक ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड वाई जॉन किट्स, यानी कंपोज्ड का मतलब होता है कि कौन इसके पोएट कौन है, जॉन किट्स। ओके, इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। तो कभी कहते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं हैं ये हमारे क्या है खुशी का हमारे स्रोत है। ओके, खुशी का हमारा स्रोत है। एंड द ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, जो सुंदरता है हम कहीं भी क्या है प्राप्त कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स जॉय फॉर एवर बिकॉज ब्यूटी नेवर डाइड। तो बताते हैं जो कवि है कहते हैं कि जो सुंदरता है वो हमें क्या है खुशियाँ प्रदान करती है। ओके, और हमेशा लंबे समय तक क्या खुशियाँ देती रहती है क्योंकि जो सुंदरता है वो समाप्त नहीं होती है, विच इज़ इंटरनल। ओके, विथ द पासिंग ऑफ टाइम अ थिंक ऑफ ब्यूटी बिकम्स मूव जॉयफुल। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वस्तु की सुंदरता और क्रिएशन ऑफ गॉड प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस एंड मेक अस फील। ओके, जो भगवान की इतनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं, यानी प्रकृति के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, ये हमें क्या देती हैं एक अलग प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है, खुशियाँ प्रदान करती है, जिससे हम क्या है खुशी महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से इसका रहने वाला आपका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन है हाउ डज ऑन जेनिफर्स एक्सप्रेस हर विटेनेस एंड एंगर अगेंस्ट मेल। ओके, जो ऑन जेनिफर्स है वो अपना क्रोध किस प्रकार से जो व्यक्त करती हैं, इसका आंसर हम देख लेते हैं। ऑन जेनिफर्स एक्सप्रेस हर विटेनेस एंड एंगर अगेंस्ट मेल्स थ्रू देयर टाइगर सी क्रिएट्स इन हर एम्ब्रॉयडरी। क्या बताया जा रहा है कि जो आर्ट जेनिफर से अपना क्रोध व्यक्त करती हैं पुरुषों के प्रति, तो किस तरीके से कर रही, तो ये कढ़ाई बना रही है। कढ़ाई में एक टाइगर बना रही हैं, जो कपड़ों में डिजाइनिंग बनाई जाती है कढ़ाई करके, उससे वो क्या है टाइगर बना रही हैं, तो उसके माध्यम से वो यहाँ क्या व्यक्त कर रही हैं। ओके, द टाइगर्स आर फियरलेस स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड। ओके, जो टाइगर क्या होता है एकदम निर्भीक होता है। ओके, और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ताकतवर होता है। ओके, विच इज़ एवरीथिंग, वह मतलब अपने आप में क्या होता है राजा होता है, अपने हिसाब से काम कर सकता है। सी इज़ नॉट अलाउड टू बी हर इन हर मिडिल लाइफ, लेकिन ओके वो भी क्या एक बार से टाइगर की तरह क्या है बिना भय के रहना चाहती, ओके रहना चाहती हैं, लेकिन अब वो सब अलाउ नहीं है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैरिज लाइफ के कारण। ओके,
इन कॉन्टेस्ट अर्न जेनिफर्स हर सेल्फ इज नर्वस ओके कंट्रोल बाय हर हस्बैंड। यहाँ बिल्कुल क्या है, उनका अपोजिट हो रहा है ओके, जिस प्रकार से वो रहना चाहती हैं, स्वतंत्र रूप से रहना चाहती हैं ओके, लेकिन अपने मन के हिसाब से जीना चाहती हैं, लेकिन उनके पति द्वारा उन्हें क्या है, कंट्रोल किया जाता है। हर ट्रेवलिंग हैंड्स एंड हैवी वेंडिंग रिंग्स सो हाउ मच वनड एंड फियर सी फील्स बिकॉज द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। पुरुष प्रधान समाज में अब उन्हें क्या है, जो शादी की जो रिंग है बहुत ज़्यादा उन्हें भारी लग रही है, यानी उनकी जो मैरिज लाइफ उन्हें क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इसमें क्या है, एकदम भय के साथ उन्हें रहना पड़ रहा है। थस थ्रो हर आर्ट वर्क सी सोस हर बिस फ्री एंड पावरफुल ओके, वो अपनी कला के माध्यम से, जो अपनी कढ़ाई कर रही है उसके माध्यम से वो अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रही हैं कि वो किस प्रकार से क्या है, एक टाइगर जिस प्रकार से क्या है फ्री रहता है ओके, और अपने पावरफुल रहता है, उसी प्रकार से वह भी रहना चाहती हैं। उस प्रकार की लाइफ को वो क्या है, पसंद नहीं करती हैं, जो इस प्रकार की लाइफ जी रही हैं, और जिस तरह की लाइफ उन्हें जीने के लिए क्या है, उन्हें फोर्स किया जा रहा है। ये सब बातें यहाँ बताई जा रही है ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है विस्तार से लॉन्ग टाइप का, जैसे हमारा पहला है, हाउ डिड द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम, हाउ वाज ही एबल टू अवॉइड द डेंजर स्प्लिशन। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जो टाइगर किंग है, हमारे राजा हैं, राजा को ऐसा कम महसूस हुआ कि उनका क्या है, राज्य खोने वाला है या उससे राज्य छीना जा सकता है, और उन्हें जब इस खतरे के बारे में पता चला तो उन्होंने किस प्रकार से इस खतरे से बचे ओके। तो चलिए इसे समझ लेते हैं, तो इसको समझिएगा ओके। द टाइगर किंग शुड डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम व्हेन अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर वांटेड टू हंट टाइगर्स इन हिज स्टेट। उन्हें अपने राज्य को उनसे छिन जाने का या लॉस हो जाने का उन्हें तब एहसास हुआ जब एक बहुत उच्च अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी, वो चाहते थे कि उनके राज्य में आकर वो क्या है, बाघों का शिकार करे। द टाइगर रिफ्यूज बिकॉज ही वांटेड टू किल ऑल टाइगर हिमसेल्फ। लेकिन ओके, जो अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि राजा की आपके यहाँ में आकर आपके राज्य में शिकार करूँगा, लेकिन राजा ने मना कर दिया कि भैया यहाँ मत आना, यहाँ शिकार नहीं करने दूंगा, क्योंकि मुझे खुद मानना है कि आप जानते हैं कि पूरी कहानी पड़ी हुई, राजा को 100 टाइगर मारने थे ओके। अगर ये सब ब्रिटिश अधिकारी मार कर चले जाते तो राजा क्या बाघों को मारते, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया अधिकारी को कहा कि अभी नहीं आना है, क्योंकि हमें ही खुद ये सभी टाइगर को मारना है। दिस रिफ्यूजर कुड हैव made the British officer anger and led to the loss of his kingdom। जब इस प्रकार से मना कर दिया, एक ब्रिटिश अधिकारी है, बहुत बड़ा अधिकारी है, उसे तो डायरेक्ट राजा ने मना कर दिया, तो वो क्रोधित हो गया और उसने फिर वो क्या है, उसके राजा से राज्य छीनने का चाहा ओके। टू अवॉइड दिस डेंजर, मतलब राजा समझ गया कि अब उससे क्या है, उसका राज्य छीना जा सकता है, तो इस जो खतरा मंडराने लगा उसके राज्य पर, तो उसने इस खतरे को दूर करने के लिए द टाइगर किंग क्लियरली सेंट एक्सपेंसिव गिफ्ट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ सच आ 50 रिंग्स ओके। तो इस राजा ने तुरंत ही क्या चतुराई लगाई, क्या किया, एक महंगे सामान भेजे, महंगे गिफ्ट भेजे, किसको, जो उस अधिकारी है, ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को, जैसे 50 तो रिंग भेज दी, बहुत ज़्यादा महंगी वाली ओके। द ऑफिसर्स एक्सेप्ट द गिफ्ट्स एंड ड्रॉप्ड द डिमांड ओके। तब जो राजा है, जो अधिकारी ने वो सब गिफ्ट्स एक्सेप्ट किए और उसने फिर ये मांग छोड़ दी ओके। और शिकार करने की, जो बाघों का शिकार करने की उसकी डिमांड थी, उसने उस डिमांड को छोड़ दिया ओके। इन दिस बेस, इस तरीके से द किंग सेव्ड हिज ट्रॉन बाय द यूजिंग मनी एंड फिdelity। इस प्रकार से राजा ने पैसों और अपनी चतुराई का उपयोग करके अपने क्या है, राज्य को बचाया। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव के बारे में आपको क्या है बताना है ओके। तो सिंपल आपका रहने वाला है। पहले तो आपका ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट रहता है, हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस। जो लाइन रहती है वही आपको यहाँ पहले 2 लाइन में तो वही सेट कर देना है कि डॉक्टर सदाव हॉकी वाज द फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट। एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जापान के सर्जन और साइंटिस्ट है। ही स्पेंड 8 years इन अमेरिका टू लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। उन्होंने अपने 8 साल अब कहाँ बताए, अमेरिका में बताए, सर्जरी और दवाइयों के बारे में सीखने के लिए। हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट। उनका घर कहाँ है, जो जापानीज कोस्ट के पास है। डॉक्टर सदाव ऑपरेटेड ऑन द वुडेड मैन। अब डॉक्टर सदाव ने क्या है, जो
घायल व्यक्ति था, अमेरिकन व्यक्ति था, उसका ऑपरेशन किया। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, और जो ऑपरेशन वो सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर सदाव न्यू दैट द वुडेन मैन वुड नाउ वी आउट ऑफ डेंजर, और डॉक्टर सदाव जानते थे कि जो घायल व्यक्ति है अब वो क्या खतरे से बाहर आ चुका है। ओके, डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू गिव हिम टू द पुलिस एज अ प्रिजनर ऑफ द वार। ओके, तो डॉक्टर सदाव की पत्नी ने डिसाइड किया कि इस व्यक्ति को, क्योंकि वो क्या है एक अमेरिकन व्यक्ति है और जो जापान के व्यक्तियों के क्या है शत्रु माने जाते थे उस समय अमेरिकी व्यक्तियों के, तो ये एक क्या जेल से भागा हुआ कैदी है, इसलिए इसे क्या है पुलिस के पास सौंप देना चाहिए। हाउ एवर द मैन वाज वेरी वीक, लेकिन उस समय जो घायल व्यक्ति था बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। थस दे डिसाइडेड टू केप्ट हिम टिल ही रिकवर्ड, तब डॉक्टर सदाव ने मतलब डिसाइड किया कि इसे जब तक ये सही नहीं हो जाता तब तक से क्या है घर में ही रखते हैं। ओके, सो दैट दे कुड डिसाइडेड वांट टू डू विथ मैन, तब वो व्यक्ति क्या है जब रिकवर्ड हो जाएगा यानी सही हो जाएगा तब वो डिसाइड करेंगे कि उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए। इस प्रकार से डॉक्टर सदाव के बारे में क्या है दिया हुआ है, और भी अपने हिसाब से आप क्या है लाइन डॉक्टर सदाव के बारे में क्या है ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे क्या है कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है सभी क्वेश्चन आंसर भी कवर करा दिए। पूरा हमने इंग्लिश पेपर देख लिया है, A to Z मेरे क्वेश्चन को पूरे डिटेल से समझाया है। 1 घंटे से ज़्यादा ये वीडियो आपका हो चुका है, लेकिन अगर पूरी आपने वीडियो देखी तो काफ़ी हद तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपका इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, और कौन कौन से टॉपिक आपको क्या है फोकस करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की तो बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंग्लिश का आप क्या है कोर्स ले लीजिएगा या बैच के ज्वाइन कर लीजिएगा। साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट का, जिस भी सब्जेक्ट के हैं आप विद्यार्थी उसका बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इंग्लिश की भी आपकी है प्रॉपर तैयारी होगी, बाकी सब्जेक्ट की भी आपकी है प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। PDF मटेरियल मिल जाएगा कंप्लीट दोस्तों, आपको नोट्स मटेरियल मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।